जय हिंद। वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, मैग्नेटिज्म का रिवीजन कर रहे थे और अभी तक हमने जो मेन पोर्शन था वो ख़त्म कर लिया। आपने देख लिया कि भाई मूविंग चार्ज पे फोर्स कैसे लगता है, एक करंट कैरिंग वायर पे कैसे फोर्स लगता है। ये बच्चों हम कुछ टॉपिक्स करेंगे जो जेई मेंस के लिए, वो जेई एडवांस में नहीं है, सिर्फ जेई मेंस में है। जैसे कि बार मैग्नेट हो गया, आपके पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हो गया, अर्थ मैग्नेटिज्म हो गया। कई बार जेई मेंस में इससे सवाल आ जाता है और जेई मेंस में जब सवाल आता है एक एक सवाल की बहुत वैल्यू रहती है। बिकॉज जेई मेंस में आप समझ सकते हैं भाई 4 नंबर कितना अहमियत रखते हैं। मान लीजिए अगर 4 नंबर प्लस माइनस है तो रैंक में आप समझ सकते हैं कितना फर्क पड़ जाएगा। मतलब हो सकता है कि 4 नंबर के पीछे 5,000 रैंक का फर्क पड़ जाए। 5,000 रैंक मतलब कॉलेज का कॉलेज, ब्रांच की ब्रांच फर्क पड़ जाता है। तो जेई मेंस में ये जरूरी रहता है कि आपके जितने जहाँ टॉपिक पड़े हुए होंगे उतना ही आसान रहता है अच्छा स्कोर करना। क्योंकि आपके पास में हो सकता है कि आपने एक चैप्टर बहुत ढंग से नहीं पढ़ा, उसका बेसिक आइडिया और सवाल ही बेसिक आ गया, तो आप उस सवाल को फोड़ सकते हैं। तो जेई मेंस के लिए भाई एक एक सवाल की बहुत कीमत रहती है और जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं जेई मेंस के लिए उतना ही बेटर है। बिकॉज सवाल आपके पास में ऑलमोस्ट हर चैप्टर से इजी ही आता है। तो अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है, थोड़ा बेसिक आइडिया, तो सवाल होने के चांसेस रहते हैं पूरे पूरे। बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। अगर आपको देख के लगे नहीं यार ये चैप्टर अब जैसे पढ़ा ही नहीं ढंग से, हमसे नहीं होगा, तो बात अलग है। पर आप सोचो चले हाँ बेसिक आइडिया है और ये जेई मेंस है, जेई एडवांस नहीं, हम इसको फोड़ देंगे, तो आप फोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, आइए अपने शुरू करते हैं जेई मेंस के उन टॉपिक्स का रिवीजन। और आई होप आप फटाफट रिवाइज कर पाएंगे और चीज़ों को सीख के आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, मैग्नेटिज्म के अंदर बार मैग्नेट वाले पार्ट की बात करते हैं। बार मैग्नेट सिंपल। अगर मुझसे कोई पूछे भाई साहब मैग्नेटिज्म, तो मैं 10वीं से पहले जो मुझे मैग्नेटिज्म में पता था वो बार मैग्नेट ही पता थी। तो आइए देखते हैं उसमें कैसे होते हैं। एक बार मैग्नेट के बच्चों 2 पोल होते हैं। एक पोल का नाम होता है नॉर्थ पोल और एक पोल का नाम क्या होता है आपके पास, साउथ पोल होता है। तो आप इसको क्या कीजिए, आप इस वाले चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिंक कर लो। इस वाले टॉपिक किससे लिंक कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, वो किससे लिंक होगा, प्लस क्यू चार्ज से। अरे समझ में आ रहा है। और अगर आप बात करेंगे साउथ पोल की, तो साउथ पोल को आप किससे कर लीजिए, माइनस क्यू चार्ज से। मतलब जो चीजें यहाँ पे प्लस क्यू की थी वैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल काम करेगा। जैसे यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज काम कर रहा था, वहां पे वो यहाँ पे साउथ पोल काम करेगा। तो आप दोनों के बीच में एक ब्रिज बना लीजिए। समझ में आ रहा है बात। कभी आप यहाँ पे फंसे तो आप इसको घुमा के वहां पे लेके चले जाइएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चीजें समझ में आ जाएगी। क्लियर। नॉर्थ पोल किससे लिंक करना है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। साउथ पोल किससे लिंक करना है, नेगेटिव चार्ज से। और पहले जनता नॉर्थ पोल को जानती है। मतलब आपसे पूछो नॉर्थ और साउथ में से कौन सा ज्यादा अपना है, तो दुनिया बोली सर नॉर्थ पोल, मुझे फील आता है। तो नॉर्थ पोल। और मैं पूछूं चार्ज में कौन सा अपना है, तो आप बोलेंगे प्लस क्यू चार्ज। तो समझ में आ रहा है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक सिर्फ नॉर्थ पोल को रखा, जो कि संभव नहीं है, बिकॉज मोनोपोल एग्जिस्ट करते नहीं है। बार मैग्नेट में हमेशा क्या होते हैं बच्चों, डाइपोल होते हैं। पर मान लेते हैं कि अगर सिर्फ नॉर्थ पोल होता। अच्छा ठीक है। अब देखिए इन पोल्स की कुछ कुछ स्ट्रेंथ होती है। पहले इसकी थोड़ा एक और चर्चा कर लेते हैं। हर एक की पोल स्ट्रेंथ होती है। जैसे आप कैसे बोलेंगे सर कोई बार मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो आप बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ से। किससे बोलेंगे बच्चों, पोल स्ट्रेंथ से। कोई मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होती है तो आपने देखा वो जल्दी चिपकती है, मजबूती से चिपकती है। आप उतारते हैं तो ज्यादा जोर आता है। तो जो मैग्नेट आपका स्ट्रॉन्ग होती है उसका पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा। जो मैग्नेट वीक होती है उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। तो यहां पे इसको एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, एम से। और एम क्या है आपके पास, एम है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ मतलब इसके, ये मोनोपोल्स है ना आपके पास में, ये अपने आप में एक मोनोपोल है, अपने आप में एक मोनोपोल है। तो इनकी पोल की जो स्ट्रेंथ है उसे कैसे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। ठीक है सर। जिसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट आपके पास होती है दैट इज एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर। ठीक है। ये यूनिट क्यों होती है ये भी थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा। ठीक है। अब यहां पे आते हैं। अगर मान लीजिए आपने मैग्नेटिक फील्ड के सिर्फ नॉर्थ पोल को रखा, तो उस पे किस तरफ फोर्स आएगा, इसकी पोल स्ट्रेंथ कुछ एम मान लेता हूं, तो फोर्स किस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो आप क्या बोलेंगे सर, नॉर्थ पोल को किससे इंटरलिंक करना है, पॉजिटिव चार्ज को। अब आप याद कीजिए अगर हम पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, दैट इज एम बी। ये जो पोल है ना, पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यू से लिंक होता है। पोल स्ट्रेंथ किससे लिंक होता है, क्यू से। जैसे यहाँ पे चार्ज ज्यादा होता तो वो बड़ा चार्ज होता। सिमिलरली यहाँ पे अगर पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी। क्लियर। सिमिलरली अगर आपके पास में ऐसा हो, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है बी, यहाँ पे ऐसे आपके पास में साउथ पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ कैसी है, एम। ठीक है। अब इस पे फोर्स पूछे तो किस तरफ रहेगा, तो आप इसको नेगेटिव चार्ज से लिंक करेंगे। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो फोर्स कुछ ऐसा रहेगा, दैट इज एम मल्टीप्लाई बी। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ समझ में आ गया। क्या यूनिट होती है, एम्पियर मीटर। क्या चीज पोल स्ट्रेंथ से क्या डिसाइड होगा कि आपकी मैंने स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है। मैग्नेटिक अगर आपने नॉर्थ पोल को रखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, साउथ पोल को रखा तो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स सकता है। हमने मोनोपोल बनाए हैं पर मोनोपोल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा क्या रहते हैं आपके पास, डाइपोल रहते हैं। ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसा लूप बनाती है? क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसा लूप बनाती है बच्चों? क्लोज लूप। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज लूप। क्लियर? ठीक है। अब हम बात करते हैं, आइए ये हमने हो गया। अब हम बात करते हैं डाइपोल की, कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बाहर मैग्नेट का। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, अगेन सर ये चीज नहीं है हमारे लिए, तो नहीं है तो घबरा नहीं है। किससे लिंक करना है इसको? ऐसे लिंक करना। आइए करके दिखाता हूं मैं आपको। आपने एक बार मैग्नेट माना, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे इसका साउथ पोल है। इसकी पोल स्ट्रेंथ m है तो इसकी पोल स्ट्रेंथ भी m है। तो कुछ लोग इसको -m से लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। -m मतलब बता देगा साउथ पोल है, प्लस m मतलब नॉर्थ पोल है। और दोनों mm लिखे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो नोटेशन है आपके पास। ठीक है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट तो मैंने बोला मुझे नहीं पता। तो अगर नहीं पता तो एक काम करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक के पास चलो, उसको बोलो यार इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पता है? मैंने बोला हाँ, क्या होता है? दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई D वेक्टर। ऐसे ही था। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा, Q की बजाय बच्चों क्या आएगा? M आएगा। और यहां पे क्या आएगा आपके पास में? D। और ये D क्या है आपके पास? ये डिस्टेंस, D इज दिस डिस्टेंस। और ये किसके बराबर होगा? ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और ये है आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसको कैपिटल M से नोट कर रहे हैं। किससे? कैपिटल M से। कैपिटल M से बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, स्मॉल m से पोल स्ट्रेंथ, और ये डिस्टेंस हो गया आपके पास। वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत बढ़िया। अच्छा डायरेक्शन बताइए सर, यहां पे डायरेक्शन कहां से कहां पे थी? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल याद है बच्चों? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बोलूंगा डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल कहां से कहां तक बताओ? कौन से पोल से कौन से पोल से? यहां पे नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किस जैसा? साउथ पोल के जैसा। पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल के जैसा। तो आप क्या बोलेंगे? दैट इज साउथ पोल टू साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो अगर मैं आपको ये बोलूं, यहां पे ऐसे एक बार मैग्नेट रखा है आपने, साउथ, यहां पे उसका ऐसे नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ होगा? तो ऐसा होगा मैग्नेटिक मूवमेंट। बात समझ में आ गई बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। डायरेक्शन क्लियर है, ये वाली बात भी क्लियर है। अच्छा अब एक और चीज की बात करते हैं। एक्चुअली आपके पास में जो ये डी है वो आपके पास में जियोमेट्रिक लेंथ है। सर क्या बात कर रहे हैं, क्या चर्चा करना चाह रहे हैं? तो पहले आप इसको छाप लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, फिर अपने आगे बढ़ेंगे इस पे। ठीक है, देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए यहां पे दो लेंथ होती है। एक तो होती है आपके पास में जियोमेट्रिक लेंथ, जियोमेट्रिक लेंथ, और एक होती है जियोमैग्नेटिक लेंथ, जियोमैग्नेटिक लेंथ। सर क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? देखिए एक्चुअल में आपको, जैसे ये एक बार मैग्नेट है, यहां पे ऐसे बार मैग्नेट है, इसकी लेंथ मान लीजिए कुछ आपके पास में LG है। LG क्या होगा? पूरी लेंथ होगी जो एक्चुअल लेंथ है आपके पास में, ठीक है। पर एक्चुअली पोल्स हमें लगते हैं पोल्स बिल्कुल एंड पे लाई करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। पोल्स कहां पे लाई? थोड़े से अंदर लाई करते हैं बार मैग्नेट के। अगर मान लीजिए बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल बिल्कुल एंड पे नहीं होगा, नॉर्थ पोल कहां? थोड़ा सा अंदर होगा, साउथ पोल भी थोड़ा सा अंदर होगा। तो आप ये वाली बात समझ लीजिए कि जो पोल्स है वो थोड़ा सा अंदर लाई करते हैं। पोल्स lies slightly inside the ends। तो एक्चुअली क्या होता है? नॉर्थ पोल कुछ यहां पे ना हो कि यहां पे होता है आपके पास में, यहां पे कुछ साउथ पोल हो गया, यहां पे कुछ नॉर्थ पोल हो गया। तो इन पोल्स के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है इन पोल्स के बीच में, दैट डिस्टेंस इज नेम्ड एज मैग्नेटिक। क्लियर? और अगर आपको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट लिखना है तो आपको मैग्नेटिक लेंथ लेनी चाहिए, जो जियोमेट्रिक लेंथ है वो नहीं लेनी चाहिए, जो इसकी एक्चुअल लेंथ है वो नहीं लेनी। कौन सी? जियोमैग्नेटिक लेंथ लेनी है। क्लियर? अब इसका से कैसे पता लगेगा कितनी जियोमैग्नेटिक है कितनी है? तो इनका रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो है, दैट इज मैग्नेटिक लेंथ डिवाइड बाय जियोमैग्नेटिक लेंथ। इसका रेशियो था 0.84। कितना था बच्चों? 0.84। किस किसका रेशियो? जियोमैग्नेटिक जो आपके पास में लेंथ है, जियोमैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेट्स के पोल्स के बीच जो डिस्टेंस है, डिवाइड बाय जो आपके पास में जियोमेट्रिक लेंथ, एक्चुअल लेंथ है, उनका जो रेशियो है आपके पास, वो रेशियो कितना आता है आपके पास? 0.84। क्लियर है बच्चों? इतना छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमने पोल स्ट्रेंथ की बात कर ली, हमें समझ में आ गया नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स सकता है, साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन फोर्स सकता है। फिर आपने देखा वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना, दैट इज M मल्टीप्लाई D। डायरेक्शन कहां से कहां पे? साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल की तरफ। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे एक ये बार मैग्नेट है, ऐसे आपने रख दिया, दो पोल बना दिए, दिस पोल इज साउथ पोल, दिस पोल इज नॉर्थ पोल। जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट आप लिखेंगे दैट विल बी स्मॉल m मल्टीप्लाई d। देखिए तो कुछ ना बोले आपको मैग्नेटिक लेंथ के बाद, सिर्फ ये बोलते कि लेंथ आपको सवाल में गिवन हो, कुछ कोई लेंथ ना, सिर्फ नाम बोला, सिर्फ बोला कि दिस इज लेंथ।
तो आपको वो लेंथ मैग्नेटिक लेंथ मान के चलनी है। जैसे सवाल में स्पेसिफिकली मेंशन ना करें ना कि ये आपके पास में जियोमेट्रिक लेंथ है कि मैग्नेटिक लेंथ है, तो कुछ ना बोले तो आप उसको मैग्नेटिक लेंथ मान लीजिएगा, नहीं तो फिर ऑप्शन में थोड़ा देख लीजिएगा। पर मोस्टली केस में यही होता है कि जो लेंथ गिवन होती है लोग उसी को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो वो आपको मैग्नेटिक लेंथ की तरह ही गिवन होती है। क्लियर? तो ऐसा ना हो कि आपको लेंथ गिवन हो फिर आप उससे मैग्नेटिक लेंथ निकालें, जब तक सवाल में गिवन ना हो तब तक मत कीजिएगा ऐसा, नहीं तो फिर ऑप्शन थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, समझ में आ गया ना बच्चों? सीधा ऐसा ना हो लेंथ गिवन आपने पहले मैग्नेटिक निकाली, पहले वो चेक कर लीजिएगा कि वो उसमें क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा तो आप उसी को मैग्नेटिक लेंथ मान के प्रोसीड कर लीजिए, तो ऑप्शन से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। अब ये सारी बात होगी, इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी होगी। अब आप याद कीजिए, अच्छा इसकी यूनिट अगर हम बात करूं, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट बता सकते हैं मुझे? तो आप बोलेंगे सर पोस्ट स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर, और ये और मीटर जुड़ जाएगा, तो कितने आ जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये कितनी आ गई एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये कहीं से एग्जांपल कर रही है, अगर आपको याद हो, आपने जब जेई वाला पढ़ा था, जेई वाला क्वेश्चन जब आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा वहां पे हमने बात की थी एक, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज एनआईए, मैग्नेटिक मूवमेंट एनआईए। वो और ये सेम मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं, पर ये बार मैग्नेट का है, वो करंट कैरिंग लूप का होता है, पर दोनों चीज सेम है, इस वजह दोनों की यूनिट सेम है। वहां पे एनआईए है दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी एम्पियर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? वो वाला मैग्नेटिक मूवमेंट और ये वाला मैग्नेटिक मूवमेंट सेम होता है, पर वो करंट कैरिंग लूप का होता है और ये बार मैग्नेट का होता है, और दोनों में रिलेशन भी है, वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अच्छा, अब आपसे मैं ये पूछूं कि यहां पे ऐसे एक पोजीशन मान लेता हूं इसी एक्सिस पे, आप याद कीजिए जब आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ाया गया था, तो उसके बाद में ये पढ़ाया गया कि एक्सियल पोजीशन पे कितना EFI आता है और इक्वेटोरियल पे कितना आता है। सेम केस यहां पे हम पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं इस वाली पोजीशन का, तो इसका नाम क्या होता है बच्चों? एक्सियल पोजीशन। क्या नाम है बच्चों इसका? एक्सियल पोजीशन, जो वहां पे था, या फिर लोग इसको एंड ऑन भी बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन। ये दो नाम हो सकते हैं, एंड ऑन भी बोल सकता है, एक्सियल भी बोल सकता है। ठीक है, मैं पूछूं बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, यहां से कोई डिस्टेंस x है और ये x वेरी लार्ज है आपके पास। आपसे पूछा कि बताइए इस O पॉइंट पे कितना, तो आप क्या बोलेंगे सर? B जो आएगा दैट इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक में था 2kp डिवाइड बाय r क्यूब, 2kp डिवाइड बाय r क्यूब। सेम यहां पे आएगा 2 k की जगह कितना आएगा? वहां पे k होता है, यहां पे k नहीं होता, k की जगह यहां पे कितना होता है? म्यू बाय 4 पाई। 2k P वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, यहां पे मैग्नेटिक आएगा, डिवाइड बाय r क्यूब, तो कितना आएगा? x क्यूब। ये पोस्ट स्ट्रेंथ नहीं है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। बात समझ में आ गई? 2kp डिवाइड बाय r क्यूब, 2 k की जगह क्या लिखा? म्यू बाय 4 पाई, p की जगह m डिवाइड बाय x क्यूब। अच्छा, डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे? तो आप वहां पे याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था उसी की डायरेक्शन में ही EFI आया करता था। तो यहां पे भी जो एक्सियल पोजीशन में जिस तरफ आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट है वही डायरेक्शन आएगी, तो क्या लिखेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन, या फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम एज, डायरेक्शन सेम एज मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अगर मैं पूछूं बताओ यहां पे किस तरफ होगा, अगर आप इसके इस तरफ देखें यहां पे, तो यहां पे भी सर इसी तरफ होगा, वही फॉर्मूला, क्योंकि ये पूरी क्या है आपके पास? एक्सियल पोजीशन है। क्लियर? ये हो गया एक्सियल एंड एड ऑन पोजीशन। सेकंड पोजीशन का नाम आपके पास में, इसको आप बोलते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन, या फिर इसका दूसरा नाम यहां पे ब्रॉड साइड पोजीशन, ब्रॉड साइड पोजीशन। दोनों में से कोई भी नाम दिया हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर यहां पे एक बार मैग्नेट है आपके पास, सेम यहां पे नॉर्थ पोल, यहां पे साउथ पोल। ठीक है, कौन सी पोजीशन होती है? परपेंडिकुलर वाले को बोलते हैं आप। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, आपने बना दिया। ये डिस्टेंस कितनी है? x। तो बताइए कितना आएगा? इस वाले पॉइंट का नाम P मान लेता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? MFI दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट। वो क्या फॉर्मूला था वहां पे याद है? दैट इज kp बाय r क्यूब। इक्वेटोरियल पे कितना था बच्चों? kp बाय r क्यूब। तो k की जगह कितना है? k की जगह है म्यू बाय 4 पाई, p की जगह कितना आएगा? m डिवाइड बाय r क्यूब, kp डिवाइड बाय r क्यूब। r की जगह क्या लिख दो आप? x लिख दो। समझ में आ गया? अच्छा, डायरेक्शन बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे डायरेक्शन थी, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पे क्या होगा? इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। तो क्या लिखेंगे? इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर? ठीक है सर, ये दो स्पेसिफिक पोजीशन होगी आपके इसमें, एक इक्वेटोरियल और एक्सियल। मान लीजिए कभी कोई आर्बिट्रेरी शेप पोजीशन होगा, आर्बिट्रेरी शेप पोजीशन, तो ये वाली इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्बिट्रेरी में अगर पूछेगा, मान लीजिए इस वाले पॉइंट में पूछ रहा है, यहां पे बताओ ये वाला एंगल कुछ थीटा है, ये दूरी कुछ x है, यहां क्या निकाल रहे हैं? MFI एट आर्बिट्रेरी पोजीशन, एट आर्बिट्रेरी पोजीशन। निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। यहां पे इसका कुछ साउथ पोल मान लो, ये नॉर्थ पोल मान लो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा आया? कुछ ऐसा आएगा।
बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसे कंपोनेंट ब्रेक कर लो m के। तो आप बोलेंगे सर इस वाले पॉइंट पे निकालना है, इसकी दूरी कुछ m है, इस m के कंपोनेंट ब्रेक करूंगा, दो कंपोनेंट बनेंगे। एक इसकी लाइन के अलोंग तोड़ दो, ये है ना आपके पास में m, एक इस लाइन के अलोंग, ये कितना बन जाएगा m cos थीटा, और एक इस तरफ दैट इज m sin थीटा। क्योंकि आपके पास जो मैटी डाइपोल मूवमेंट था वो वेक्टर क्वांटिटीज के दो कंपोनेंट तोड़ दिए। तो इस वाले, अगर आप बात करेंगे इस वाले डाइपोल के लिए, ये कैसी पोजीशन है, इक्वेटोरियल सॉरी एक्सियल पोजीशन है। तो इसकी वजह से आप क्या लिखेंगे, इस तरफ आएगा 2kp/r³, 2kp की जगह कितना आएगा m cos थीटा डिवाइड बाय x³, इस तरफ। और अगर आप इसके लिए बात करें सर, इसके लिए कैसी पोजीशन है, इसके लिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो किस तरफ आएगा आपके पास, नीचे की तरफ आएगा। ऐसे इसको ऊपर बना देता हूं, दैट इज 2kp की जगह m cos थीटा है डिवाइड बाय x³, ये तो आगे इसकी वजह से। और इसकी वजह से देखेंगे तो किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इस वाले के लिए ये कैसी पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। उसके लिए कितना है 2 दैट इज kp/r³ ना, kp की जगह m sin थीटा और डिवाइड बाय r³। फिर आप दोनों का वेक्टर एडिशन कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये सेम चीज है, बस आपको लिंकेज समझ में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक डाइपोल के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक और डाइपोल इसके बीच में। तो रिजल्ट तो वैसे ही हैं जो वहां पे सेम थे। ठीक है बच्चों, इतना छापिए, फिर आगे बात करेंगे। बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक बार मैग्नेट को आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा। सर टॉर्क की बात करें, फोर्स की बात क्यों नहीं कर रहे? फोर्स की बात इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज फोर्स जीरो होगा। सर कैसे जीरो होगा? मान लीजिए यहाँ पे एक बार मैग्नेट है आपके पास, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे एक साउथ पोल है। इसको आपने ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा, तो इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा, दैट इज एम बी, सॉरी इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगा एम बी इस तरफ, और इस पे इस तरफ लग रहा होगा। तो एफ नेट देखिए जीरो है क्योंकि इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन में, पर टॉर्क आ जाएगा आपके पास। जो टॉर्क का एक्सप्रेशन आता है वो भी हमने वहीं से उठाया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में था। वहां पर टॉर्क साइड इज पी क्रॉस ई, तो यहाँ पे बच्चों कितना है टॉर्क, दैट इज एम क्रॉस बी। क्लियर? ये टॉर्क एम क्रॉस बी। या तो आप डायरेक्शन एम क्रॉस बी से चेक कर लीजिएगा, नहीं तो उससे बड़े ये है कि आप फोर्स की डायरेक्शन देख लीजिए। ऐसे लग रहा है फोर्स, मतलब ऐसे घूमेगा इस वाले केस में। यदि आप चाहें तो इससे भी चेक कर सकते हैं, दैट इज एम क्रॉस बी से आप चेक कर लीजिए, उससे भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। पर आप बेहद ज्यादा फिजिकल ये देखते हैं कि आप फोर्स की डायरेक्शन बना लो, फिर देख लो कैसे घूम रहा है, ये कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है आपके पास। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड कर पाएंगे इसको। यहाँ पे अगर आप एंगल देखेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट और इसमें कैसा आएगा, तो ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये वाला एंगल बनेगा आपके पास। क्लियर? आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, आगे तो काम हो जाएगा। डन। अब अगर आप बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या कंसेप्ट है? मान लीजिए अब आपने इसको ऐसे छोड़ा तब घूमेगा, घूम के आएगा तो कोई एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में जाके रुकेगा या फिर मूव करेगा। जैसे ये घूम के ऐसे स्ट्रेट हो गया, ऐसे हो गया, जैसे ये अभी ऐसे घूमा और ऐसे घूमे, कुछ ऐसे हो गया। जब ऐसे हुआ तो कुछ ना कुछ तो एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी कहां से आई? तो आप बोलेंगे सर इनिशियली कुछ एनर्जी एसोसिएटेड थी, वो एनर्जी में कुछ चेंज आया, तो वो एनर्जी को क्या नाम दे रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं। सही बात नहीं है यहाँ पे बोलना, पर ठीक है, प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक बैठ जाता है। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन लिखेंगे, वो भी वहीं से कॉपी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। वहां पे था -P.E और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, -M.B। क्लियर है? ठीक। मैं कुछ स्पेसिफिक आपके साथ ओरिएंटेशंस बना रहा हूं, आप मुझे बताइएगा इसमें टॉर्क कितना है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। जैसे मान लीजिए ऐसा है आपके पास, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा। फिर एक ओरिएंटेशन ऐसा बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ साउथ पोल है, यहाँ पे कुछ नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा। एक ओरिएंटेशन आपने ये वाला बनाया, यहाँ पे कुछ ऐसे बार मैग्नेट को रखा, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा। अब तीनों कैसे बताइए, टॉर्क कितना आ रहा है आपके पास और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, ये फटाफट निकाल के बता सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ m मान लीजिएगा, तो यहाँ पे टॉर्क लिखेंगे पहले वाले केस के लिए, तो टॉर्क कितना है, m क्रॉस b होता है, तो m कैसा है, ऐसा है, m कुछ ऐसा है, b भी ऐसा है, तो टॉर्क कितना देगा, m क्रॉस b, तो एंगल कितना है, 0, तो खत्म होगी बात। यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, टॉर्क की बात करेंगे तो कितना आएगा, m क्रॉस b, अगेन ये टॉर्क 0 हो गया, बिकॉज यहाँ पे जो थीटा है आपके पास, थीटा कितना है, 180 डिग्री है। यहाँ पे जो थीटा था वो कितना था आपके पास, 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे टॉर्क की बात करेंगे तो m क्रॉस b दैट इज 90 डिग्री, दैट इज mb, बिकॉज थीटा कितना है आपके पास, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, फॉर्मूला आता है -m.b, तो कितना आ जाएगा, -mb। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, -m.b, कितना आ जाएगा, +mb। यहाँ पे थीटा कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है,
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो u कितना आ जाएगा, u आ जाएगा माइनस m डॉट बी, तो ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी 0, बिकॉज थीटा कितना है 90 डिग्री। तो इस वाले केस में जो एनर्जी आती है वो मिनिमम है, ये सब क्योंकि यहाँ ये होगा mb cos थीटा। जब आप बात करेंगे मिनिमम एनर्जी की, जब आप बात करेंगे मिनिमम एनर्जी की, तो मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, बिकॉज ये टर्म को नेगेटिव में करना है। तो ये सबसे कम एनर्जी का केस है, मतलब ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दिस केस इज कोरस्पॉन्डिंग टू, दिस इज केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप देख लीजिए, आप थोड़ा सा टर्न कीजिए, वापस घूम के वहीं पे आ जाएगा। आप थोड़ा सा को डिस्प्लेस कीजिए, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ऊपर वाले पे इधर रहेगा, नीचे वाले पे वापस घूम कैसे आ जाएगा। क्लियर? दिस इसमें एक एनर्जी मैक्सिमम है, दिस केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम याद कीजिए, इक्विलिब्रियम में टाउ नेट और एफ नेट जीरो होते हैं। इन दोनों केस में एफ नेट तो सब में जीरो है, बिकॉज आपने यूनिफॉर्मिटी फील्ड में रखा है, नेट फोर्स तो जीरो है, पर नेट टॉर्क भी इन दोनों केसेस में जीरो है। तो या तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या फिर अनस्टेबल या फिर न्यूट्रल। तो आपको समझ में आया, इसको डिस्प्लेस करें तो वापस यहाँ पे आ रहा है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। और एनर्जी भी इस बात को बता रहा है, बिकॉज स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी मिनिमम होती है। ये वाला केस कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बिकॉज इसमें एनर्जी भी क्या है, मैक्सिमम। और आप देखिए थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे पूरा घूम जाएगा ऐसे, और ये वाला केस आ गया। ठीक है, अब इससे क्या क्या हो सकता है, इस वाले केस से आपसे पूछ सकता है कि किसी एक मैग्नेट को गिवन एंगल से 60 डिग्री घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आप देख लेंगे, इनिशियल पोटेंशियल निकालेंगे, फाइनल पोटेंशियल निकालेंगे। वर्क डन एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है। तो कभी बच्चों से पूछे वर्क डन एक्सटर्नल कितना होगा, तो इनिशियल पोटेंशियल निकालना, फाइनल निकालना, फिर डेल्टा यू लिख लेना। क्लियर? या फिर आपसे पूछे बताइए ओमेगा कितना होगा, ओमेगा पूछे किसी इंस्टेंट पे, तो आप क्या करेंगे, आप मतलब वर्क थ्योरम लगा देना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, वहां से करेंगे तो फटाफट आपको जवाब इसके मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चों? ये छाप लीजिए। बच्चों आइए आपको कुछ वैरायटी दिखाया था प्रॉब्लम्स की बार मैट की, जो मोस्टली कैसे पूछी जा सकती है। एक केस तो एक पूछा जा सकता है आपके पास कि यहाँ पे ऐसे बार मैग्नेट था आपके पास में नीचे रखा हुआ, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड था, आपको बोला गया कि इसको थीटा इज इक्वल 60 डिग्री टर्न करने में कितना एंगल, मतलब इस वाले केस से ये वाला केस बनाने में, ये वाला केस बना दिया आपने, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसा हो गया। इसे पूछा गया वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन का एक्सटर्नल कितना, वो नहीं पूछ लेगा आपसे। तो ये तो कर पाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसमें इनिशियल पोटेंशियल लिख लो, कितना लिखेगा, माइनस एम बी, इसके फाइनल लिख ले, दैट इज माइनस एम बी बाई 2। क्लियर? तो डेल्टा यू कितना आ गया तेरे पास, डेल्टा यू आ गया एम बी बाई 2, तो ये वर्क डन में एक्सटर्नल आ गया। एक वैरायटी ये पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि इनिशियली कुछ ऐसा था, इनिशियल पोजीशन कुछ ऐसी थी, ये मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक मूवमेंट था, ये वाला एंगल था इनिशियल 60, और फाइनल कुछ ऐसा बन गया, ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया आपके पास और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो तुझसे पूछा गया कि इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आई है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई गिवन है। तुझसे पूछा गया कि इस वाले केस से इस वाले केस से बनेगा तो ओमेगा कितना आएगा, तो कर पाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम पी बाई 2 इस वाले केस की। फाइनल दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई क्या इसका, इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल दैट इज माइनस एम बी। तो यहाँ से क्या लिखेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी बाई 2, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा। क्लियर? एक और आ सकता है भाई साहब कि एसएचएम कर रहा है, यहाँ पे इसको रखा, ये ऐसे मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ऐसा है, ये ऐसे बी है, इसको स्लाइटली रोटेट करें तो क्या करेगा, एसएचएम करेगा। क्यों एसएचएम करेगा, बिकॉज़ टॉर्क क्या आता है, टॉर्क आता है एम बी साइन थीटा। फॉर स्मॉल थीटा अगर आप देखेंगे, फॉर स्मॉल थीटा टाउ कितना बन जाएगा, एम बी थीटा। तो किसकी इक्वेशन है आपके पास में, एसएचएम की इक्वेशन है। इसको क्या लिख सकते हैं, एम बी थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा। तो यहां से जो तेरे पास अल्फा आएगा दैट इज एम बी बाय आई थीटा, तो मेरा कितना होगा, रूट एम बी बाय आई। तो यहाँ से टाइम पीरियड वाइड पीरियड की बात कर सकता है, यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर पाएंगे। कि 3 वैरायटी के सवाल आपको इसमें देखने को मिलते हैं। आप कैसे भी आए तो फोड़ दीजिएगा, रगड़ दीजिएगा, सिंपल सवाल है। अगर आपको सेट पता है तो फंसेंगे नहीं। बच्चों अभी हम बात करते हैं एक ऐसे कंसेप्ट की, ये एक्चुअली जेई मेंस के साथ साथ जेई एडवांस से पूछा जा सकता है, पर इसका जो सवाल बनता है वो बेहतरीन सवाल बनता है। अगर आपने कंसेप्ट पिक कर लिया कि भाई साहब उसको इस तरीके से करना है जो हम बात करेंगे, तब तो ठीक है, पर अगर आपको वो नहीं चमकाना, सवाल आपसे हिलेगा ही नहीं। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कभी 2 लूप्स के जो फोर्स निकालना है वो सब चीजें करनी है, तो आपको कई बार हवा ही नहीं लगेगी देख के भाई साहब ये कैसे होगा। और कभी हवा ना लगे तो आप ट्राई कर लीजिए, शायद ये वाला मेथड उसमें काम कर जाए। ये क्या बोलते हैं सुनिए, ये ऐसे बोलते हैं जैसे मान लीजिए करंट कैरिंग लूप है आपके पास, यहाँ पे ऐसे करंट कैरिंग लूप है। करंट कैसे हो रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, यहां से अंदर जा रहा है। तो कैसे घूम रहा है करंट, ऐसे घूम रहा है, यहां से बाहर यहां से अंदर, ऐसे जा रहा है। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यार इसकी वजह से एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इस वाले पॉइंट के ऊपर इसकी दूरी कुछ एक्स मान लेता हूं, और ये रेडियस कितनी है आपके पास आर है, तो आप बोलेंगे सर रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है।
ठीक है, पहले डायरेक्शन बताओ एक बार। तो डायरेक्शन के लिए क्या होता है सर, जहां पे सेंटर पे डायरेक्शन होगी वही पूरे एक्सिस पे होती है। तो सेंटर पे कैसे चेक करते हैं, ऐसे करंट घूम रहा है तो सेंटर पे राइट हैंड थंब रूल से राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया, थंब इस तरफ आ रहा है, तो सेंटर पे इस तरफ आ रहा है, तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ आएगा, यहाँ पे भी इस तरफ आएगा, यहाँ पे भी इस तरफ आएगा और यहाँ पे भी इस तरफ आएगा। और ये अपने आप में अजीब बात है, वो इससे पहले ऐसा रहता है इस तरफ अगर एक डायरेक्शन में आया तो उस वाली साइड में अपोजिट डायरेक्शन में आया करता, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जिस तरह जहां पे सेंटर पे आया उसी सेम डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे आएगा एक्सिस पे, आप चाहे किसी भी साइड क्यों ना हो। ठीक है, अब रिंग के एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, तो वो कितनी आएगी, मुझे एक्सप्रेशन ऐसे याद है, म्यू नॉट I बाई 2r साइन क्यूब थीटा। सर थीटा क्या होता है, थीटा बच्चों ये वाला एंगल होता है, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा पुट करके देखते हैं, तो ये बन गया म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2r साइन क्यूब थीटा कितना होगा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना हो गया r क्यूब, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आपके पास x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसा बन गया एक्सप्रेशन। इस r ने इसको मार दिया तो ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है। ठीक है बच्चों, अभी हम उस चीज की बात कर रहे हैं जिसके लिए इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आप एक्चुअली क्या कर सकते हैं, करंट कैरिंग लूप को आप बार मैट से रिप्लेस कर सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा, बिकॉज बार मैट अगर आपको पता है ना कि ये करंट कैरिंग लूप एक बार मैट है, तो बार मैट की वजह से आपको हर एक पॉइंट के ऊपर फोर्स निकालना या फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है। एक्सियल, इक्वेटोरियल, आर्बिट्रेरी सब क्वेश्चंस पे आता है, पर इस लूप की वजह से सिर्फ सेंटर पे या फिर एक्सिस पे ही पता है। क्लियर, तो आपको ज्यादा फ्रीडम मिल जाएगी अगर आप इस करंट कैरिंग लूप को किस में कन्वर्ट कर सके, बार मैट में। तो उसकी क्या कंडीशन है, कब कर सकते देखिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, वी कैन रिप्लेस करंट कैरिंग लूप बाय बार मैग्नेट। कब कब कर सकते हैं, पहली बात, इफ वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आर। मतलब अगर आपको कभी बात हो कि फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कब, जब x बहुत बड़ा हो तब आप बार मैट से रिप्लेस कर सकते हैं। सेकंड, while replacing magnetic moment of both should be same in magnitude and direction। मतलब अगर आप ये ऐसा कर रहे हैं तो ये करते वक्त आपके पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए। मैं वो करके दिखाता हूं, देखिए। आप इसको बार मैग्नेट से रिप्लेस कर दीजिए, ऐसे बार मैग्नेट से। अच्छा, तो मैंने बोला कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट सेम होना चाहिए, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट सेम होना चाहिए। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है आपके पास, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हम म्यू से लिखते थे, और कितना, दैट इज NIA। तो मैंने लिखा I मल्टीप्लाई एरिया, दैट इज पाई r स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन कैसी है। तो जैसे करंट का सेंस जो राइट हैंड थंब रूल से आता था वही मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चों से किस तरफ है, इस तरफ है, तो आपने म्यू बना दिया। तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए m, वो भी कितना होना चाहिए आपके पास, इट इज I मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। ठीक है, आपसे अगर बोलूं यहाँ पे किसी x पॉइंट की, x दूरी के ऊपर एक पॉइंट है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आप क्या लिखेंगे, सर इसके लिए कैसी पोजीशन है, इस वाली बार मैग्नेट के लिए एक्सियल पोजीशन है। तो क्या फॉर्मूला आएगा आपका, 2 k की जगह म्यू बाय 4 पाई, p की जगह कितना I 2 kp डिवाइड बाय r क्यूब, r की जगह कितना आएगा, x क्यूब आएगा। यहाँ पे साफ हो गया आपके पास, यहाँ पे 2 आ गया, कितना रिजल्ट आया आपके पास, दैट इज म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइड बाय 2x क्यूब। यहाँ पे देखिए सेम आ रहा है क्या। अगर हम बात करें इफ x इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू r, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, म्यू नॉट I r स्क्वायर, x बहुत बड़ा एज कंपेयर टू r स्क्वायर, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो कितना बन जाएगा 2x क्यूब। ये देखिए, ये और ये दो रिजल्ट मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मैच कर रहे हैं। तो आप एक करंट कैरिंग लूप को बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या क्या, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, वो तभी रिप्लेस कीजिएगा जब आपको किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड या फिर फोर्स वगैरह निकालना हो, तो उस पॉइंट की जो दूरी है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, एक्स शुड बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आर। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, जब आप रिप्लेस करें तो रिप्लेस करते हुए क्या क्या नहीं बदलना चाहिए आपके पास, मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड, जैसे इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट था वही बार मैग्नेट का होना चाहिए, और डायरेक्शन ये नहीं बदलनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन किस तरफ थी, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ थी, तो हमने इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे लेंगे बच्चों, ऐसे लेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ। अब आप यहां से देख सकते थे, अगर ये बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन पे MFI किस तरफ आता है बच्चों, इस तरफ आता है। क्लियर है, चमक की बात, फटाफट छाप लीजिए बच्चों। मान लीजिए हम इसको एक सवाल की तरह कंसीडर करें, मैं बोल रहा हूं एक सोलेनोइड है, आप बताइए इसके इक्विवेलेंट जो बार मैग्नेट बनेगा वो कैसा बनेगा, इसके इक्विवेलेंट जो बार मैग्नेट बनेगा वो कैसा बनेगा, फटाफट बताइए आप मुझे। तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले से डायरेक्शन चेक करते हैं, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा है, करंट यहां
डॉट मतलब बाहर से निकल रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, बाहर ऐसे निकल रहा है, अंदर जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ आ रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ है बच्चों? इस तरफ है। अच्छा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है, तो इस बार मैग्नेट का भी ऐसा होना चाहिए। और अगर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे करना है तो यहाँ पे कैसा पोल? साउथ पोल, यहाँ पे कैसा? नॉर्थ पोल। ठीक है। अच्छा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखेंगे? इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA, दैट इज N I और A। ये N हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट कुछ N है तो कितना हो जाएगा? NL और I, और इसकी रेडियस कुछ R मान लो तो कितना बचेगा? पाई R स्क्वायर। तो इसका भी जो मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए दैट इज NL I पाई R स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब आपको मान लीजिए बोला जाता है कि सोलेनोइड की वजह से यहाँ पे कोई पॉइंट है, वहां पे MFI निकालो, तो आप इसको बार मैग्नेट मान लिया, अब आप प्रोसीड कर लो, उसके लिए आर्बिट्री पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए ये सवाल कभी ऐसा रहे आपके पास, ऐसे दो कॉइल्स है आपके पास, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे ऐसे कुछ डॉट है और यहाँ पे कुछ क्रॉस है। आपसे बोला गया बताइए दोनों लूप्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? आप इसको नहीं कर सकते भाई साहब, नॉर्मल तरीके से करना बहुत दिक्कत है। आप इसको किससे रिप्लेस कर दीजिए? बार मैग्नेट से, तो आप कर पाएंगे। कैसे करेंगे? आप बोलेंगे सर इसको कैसे मैग्नेट माने, कहां पे नॉर्थ कहां पे साउथ? इसको भी एक बार मैग्नेट मान सकते हैं, इसको बार मैग्नेट मान सकते हैं, मान के बताइए कैसे मानेंगे? तो सर इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉर्थ होना चाहिए, यहाँ पे साउथ होना चाहिए, तभी ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा होना चाहिए तो यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ। अब देखिए साउथ साउथ पास पास में, तो आपस में क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे। क्लियर? अगर आपने बोल दिया सर ये डिस्टेंस x है एंड x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू r, x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू r, इसकी रेडियस कुछ r1 मान लो, इसकी रेडियस कुछ r2 मान लो। अब मैं पूछूं फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो आप क्या बोलेंगे? सर जी अब हम लूप्स में फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं निकाल रहे हैं, हम दो बार मैग्नेट्स में निकाल रहे हैं। तो ये बार मैग्नेट्स क्या है? दो डाइपोल्स हैं आपके पास में, एक डाइपोल इधर हो गया M1, एक डाइपोल कुछ इधर हो गया M2। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसका क्या होता है? तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को याद कीजिए, वहां पे दैट इज 6 Kp1p2 बाय r क्यूब। तो यहाँ पे K की जगह कितना आ जाएगा? Kp1p2 दैट इज M1 M2 डिवाइड बाय r की पावर 4 आता है एक्सप्रेशन। आप निकाल के देख सकते हैं बेसिक से, तो ये रिजल्ट आएगा। क्लियर है? तो ये कन्वर्जन आपके पास में जेई एडवांस में पूछेंगे, ज्यादा चांसेस है, मेंस में तो नहीं पूछेगा शायद। ये पूछ रहे तो आप पता होना चाहिए भाई कैसे रिप्लेस करना है, क्या क्या ध्यान रखना है। पहली बात तो कब निकालना है? व्हेन एक्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आर। फिर आप क्या ध्यान रखेंगे? डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए मैग्नेटिक मूवमेंट का। जो एक आपके पास में करंट कैरिंग लूप का था वही मैग्नेटिक मूवमेंट बार मैग्नेट का होना चाहिए। और इसके अलावा और आप डायरेक्शन वगैरह थोड़ा ध्यान रखिएगा तो इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये बार मैग्नेट वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिखाता हूं, आइए क्विक रिवाइज करवाता हूं अर्थ मैग्नेटिज्म। देखिए अर्थ मैग्नेटिज्म में क्या है, आपको पता है अर्थ के सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये कैसे पता लगा? जब हम एक बार मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड करते हैं फ्रीली तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाके वो ओरिएंट होती है। इसका मतलब अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। अब बात यह है सर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है बिकॉज उसके कोर के अंदर जो आपके पास मेटल्स हैं वो वोल्टेज स्टेट में, कोर समझते हैं अर्थ के अंदर बहुत जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, सबसे जैसे अर्थ है आपके पास, इस सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है हम क्या बोलते हैं? कोर। तो कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहां पे जो मेटल्स होते हैं वो वोल्टेज स्टेट में होते हैं और वो रोटेट करते हैं। बिकॉज अर्थ रोटेट करती है तो कोर के पार्ट भी रोटेट करेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है? वो करंट कैरिंग वायर की तरह काम करते हैं, फिर करंट कैरिंग लूप की तरह काम करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है बच्चों? क्यों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं? इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब हम इसमें और चर्चा करते हैं। तो ऐसा होता है आपके पास, यहाँ पे हमने ऐसे एक अर्थ बना दिया, अर्थ थोड़ी ज्योमेट्री देख लेते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, या फिर एक वो एक्सिस जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट, यहाँ पे दो पॉइंट, दो पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा अर्थ को, ये अर्थ के सरफेस को। तो इस वाले को आप बोल दिए जियोग्राफिक नॉर्थ। इसको क्या बोलते? जियोग्राफिक नॉर्थ। क्लियर? एंड दिस इज जियोग्राफिक साउथ। जियोग्राफिक साउथ, ये आप अभी तक पढ़ते हैं, जो अभी तक आप नॉर्थ साउथ पढ़ते थे वो यही होता है, दैट इज जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ। ठीक है। अब हमने बोला है हमें क्या करना है, हमें इसको इक्विवेलेंट, मतलब हमें बोल रहे हैं अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोर है, कोर में मेटल्स आपके पास रिवॉल्व करते हैं तो वो करंट कैरिंग लूप की तरह ट्रीट होते हैं। तो यार अगर ऐसा है तो उसको कैसे शो करते हैं? तो हम क्या करते हैं, हम उस सारे, जैसे आपको पता है कोर के अंदर आपके पास में बहुत सारे करंट कैरिंग लूप्स बन रहे हैं, तो उनका एक नेट बना लेते हैं, तो ऐसे बार मैग्नेट से शो कर देते हैं उसको, ऐसे बार मैग्नेट से शो कर दिया। क्लियर? हमने क्या किया बच्चों, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था वो एक्चुअली बार मैग्नेट नहीं है अर्थ के अंदर, ऐसा नहीं है, पर वो करंट के लूप्स की वजह से हो रहा था। हमने उनका इक्विवेलेंट क्या बना रखा है? बार मैग्नेट बना रखा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके पास में यहां पे आपने एक्सिस बना दिया, ये जियोग्राफिक एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। दिस इज ग्राफिक, दिस इज जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस जिसके बाद बॉडी रोटेट कर रही है या फिर अर्थ रोटेट कर रही है। और ये क्या आपके पास? दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस।
ये क्या हुआ, मतलब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना हो तो आप जिस लाइन के अलोंग मैग्नेट को बना सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट मैग्नेट बनाया, ऐसा नहीं वहां मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। अच्छा अब देखिए जहां पे ये पॉइंट कट कर रहा है अर्थ को, यहां पे ये वाला पॉइंट कट कर रहा है, तो जियोग्राफिक नॉर्थ के पास में ये भी क्या होता है, नॉर्थ होता है, पर इसको क्या बोलते हैं, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ। और ये क्या हो गया बच्चों आपके पास, जियो मैग्नेटिक साउथ, एसएम लिखा है आपने, ठीक है, ये आपके पास में एस जी है और ये आपके पास में एन जी है, ठीक है। ये वाला जो एंगल आता है आपके पास में, ये वाला एंगल अप्रोक्सीमेट आता है 11.5 डिग्री। ये एंगल वेरी भी करता है थोड़ा बहुत, तो आप इसके एवरेज वैल्यू जो दिखाई देती है वो आपके पास 11.5 डिग्री के आसपास है, थोड़ा बहुत इधर वेरी हो सकता है डाटा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ये वाला एंगल बदलता रहता है टाइम के साथ में, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है आपके पास, ठीक है। अब सुनिए, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, यहां पे आपके पास में ये जो मैग्नेट है, यहां पे इस वाले मैग्नेट का क्या होना चाहिए, आपको दिख रहा है सर यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ है, तो ये साउथ पोल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ये नॉर्थ पोल होता है और ये वाला साउथ पोल होता है। क्या क्या, ये जो अर्थ का जो हमने मैग्नेट माना है बच्चों, वो उसका यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है, मतलब साउथ के पास में क्या है, जियोमेट्रिक नॉर्थ, नॉर्थ के पास में क्या है, जियोमेट्रिक साउथ। इसका रीजन है क्या, क्या रीजन है देखिए, अब इसका रीजन देखते हैं। देखिए जो फील्ड लाइंस बन रही होगी, फील्ड लाइंस कैसी बन रही होगी आपके पास, यहाँ पे आपने ऐसे अर्थ बनाया, ऐसे ये बार मैग्नेट बना दिया आपने, यहाँ पे आप बोल रहे हैं सर ये इसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है। एक्चुअली जब फील्ड लाइंस बन रही होगी ऐसी बन रही होगी, ऐसे करके, ऐसे नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, साउथ से ऐसे नॉर्थ से निकल के साउथ में, सिमिलरली यहाँ पे ऐसे जा रही है। क्लियर है ये बात, ऐसी ऐसी फील्ड लाइंस आपके पास बन रही है। अब आप सोच के देखिए, अगर आप एक बाहर की तरफ अगर आप एक बार मैट को हैंग करेंगे, एक्चुअली हमें तो ये बार मैट दिखाई नहीं दे रही, हम तो जो बाहर हैंग करेंगे वो दिखाई देगी। अगर आप बाहर वाले को हैंग करेंगे तो जो आउटसाइड बार मैट होगी वो ऐसे रहेगी, ऐसे नॉर्थ रहेगा उसका, ऐसे साउथ रहेगा उसके, क्योंकि जो अर्थ वाले साउथ के पास में बाहर वाले का नॉर्थ रहेगा और अर्थ वाले के नॉर्थ के पास में बाहर वाले का साउथ रहेगा। अरे सही सही बात है भाई साहब, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। तो हमने जो देखा भाई साहब, जो बाहर जो मैग्नेट है उसका इस तरफ नॉर्थ पोल रह रहा है, इस वजह से इसको नाम दे रखा है बच्चों, दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसका नाम दे दिया मैग्नेटिक साउथ। तो ये जो नामकरण हुआ ये अंदर वाले मैग्नेट की वजह से नहीं हुआ, अगर आप बाहर मैग्नेट रखेंगे उसके हिसाब से कैसा वो कैसा दिखाई देगा, तो उसका नॉर्थ जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है दैट इज जियोमेट्रिक नॉर्थ, उसका साउथ जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है दैट इज जियोमेट्रिक साउथ, किसका, जो एक्सटर्नल बार मैग्नेट है। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, दैट टर्म इज नेम्ड एज एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, इससे सवाल पूछा जा सकता है, सुनना से ढंग से मेरी बात को। आपको ये दिखाई दे रहा है कि सर अगर यहाँ पे ये ऐसे अर्थ है, दिस इज अर्थ, तो इसके हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। यहाँ पे अगर आप इस वाले पॉइंट पे देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग एंगल बना रहा होगा, अगर आप इस वाले पॉइंट पे देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड अलग एंगल बना रहा होगा, यहाँ पे अलग एंगल, यहाँ पे अलग एंगल। सही बात है ये, क्यों सही बात है सर ये, क्योंकि फील्ड लाइंस आप देखिए ना, फील्ड लाइंस कैसी बन रही है, यहाँ पे अगर आप ऐसे बार मैग्नेट मान लेंगे तो फील्ड लाइंस ऐसे करके ऐसे निकल रही है, ऐसे करके ऐसे निकल रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे अर्थ के यह जो एंगल होगा, बी नेट का एंगल होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अर्थ ऐसे बनाई है आपने, तो अगर आप इस वाले पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, यहाँ पे बी नेट का एंगल कुछ अलग है, यहाँ पे बी नेट का एंगल कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है। सिमिलरली समझ में आ रही है बात, ठीक है। एंगल ऑफ डिप यही बताता है, एंगल ऑफ डिप ये बताता है कि मान लीजिए आप अर्थ के एक सरफेस पे हैं, वहां पे बी नेट कुछ ऐसा है, बी नेट कुछ अंदर की तरफ है, हो सकता है ये वाली बात, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल है, जैसे मैं अर्थ पे खड़ा हूं तो आपने यहां पे अगर देखा तो आपको जो बी नेट दिखाई दिया वो इनटू द ऐसे दिखाई दिया, क्लियर। तो ये बी नेट हो गया आपके पास, ठीक है। यहां पे ये जो हॉरिजॉन्टल हो गया, इससे ये वाला जो एंगल है थीटा मान लीजिए, ये वाला कंपोनेंट इस बी नेट का हो गया, दैट इज बीएच, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया बीवी, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इस वाले एंगल थीटा को जो आप बोलते हैं दैट इज नेम्ड एज एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, क्लियर। हमारे पास में बच्चों जो कंपास होता है, उस कंपास में निडल ऐसे रहती है, तो वो सिर्फ ऐसे ऐसे टिल्ट हो सकती है। अगर आप उसे कंपास से एंगल ऑफ डिप चेक कर लो, आप नहीं कर सकते। एंगल ऑफ डिप चेक करने के लिए जैसे कंपास वाला जो निडल होता है वो इस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर सकता है। अगर आपको एंगल ऑफ डिप चेक करना है तो उसको इस एक्सिस के ऊपर रोटेट कराओ, ऐसे ऐसे। तो अगर आप उसको रखेंगे कंपास को, तो जो नॉर्थ होगा वो किस तरफ जाएगा, बी नेट की तरफ जाएगा, तो वो कंपास और टिल्टेड हो जाएगा। तो ये डिप हुआ ना कुछ, तो इस वजह से क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डिप, या फिर इसका नाम एक और भी है, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये इंक्लाइंड प्लेन की तरह बन रहा है, वैसे आप इसको याद रख सकते हैं, दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बात समझ में आ गई। तो अगर आपको एंगल ऑफ डिप पता होगा tan थीटा, तो किसके बराबर होगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू बीवी डिवाइड बाय बीएच, बीवी डिवाइड बाय बीएच। तो मोस्टली केस में जब एंगल ऑफ डिप देता है तो आपको या तो बीएस देता है या फिर बीवी देता है या फिर बी नेट, कुछ भी देके थीटा पूछ लेता है, कुछ भी इंटरलिंक करके पूछ लेगा। आपको पता है सर ये वाली बात कि बीएच कितना आएगा, बीएच आएगा बी नेट कोस थीटा,
और बी भी कितना आएगा आपके पास, दैट इज बी नेट साइन थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं बात करूं इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप कितना आएगा, इक्वेटर पे अगर हम बात करें तो आप सोच के देखिए, जब आप इक्वेटर पे बात करें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे पैरेलल हो जाएगी बिल्कुल इस सरफेस के, सही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे कैसे होगी, पैरेलल हो जाएगी बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर, थीटा एट इक्वेटर, इसको एंगल ऑफ डिप बोलता हूं, एओडी एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर कितना आएगा बच्चों आपके पास, 0। समझ में आ रही है बात, क्योंकि समझ में ऐसा बन गया ना ये, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, सरफेस भी इसी तरफ है, तो एंगल कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, अगर आप इसको आगे लेके आ रहे तो ये एंगल ऑफ डिप बढ़ रहा है, 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 यहां पे लेके आएगा तो क्या बोल रहे, नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो यहां पे अगर तू इस मैग्नेट को रखेगा तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, ऐसे वर्टिकल। तो एंगल ऑफ डिप कितना बन गया, 90 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ डिप एट पोल्स, कितना देगा आपके पास, नेगेटिव। क्लियर। यहां पे अगर आप देखेंगे नॉर्थ पोल पे तो ऐसा, जैसे ये वाला बार बैंड का नॉर्थ है, तो यहां पे अगर आप देखें तो ऐसा रह जाएगा, और यहां पे अगर आप आएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो देखिए एंगल ऑफ डिप बदल रहा है, देखिए यहां पे आपके पास 90 डिग्री था, फिर घटा 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 0, फिर वापस यहां पे बड़ा 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 बड़ा, यहां पे 90। एंगल ऑफ डिप का सवाल आ सकता है बच्चों, एंगल ऑफ डिप का आपको समझ में आना चाहिए, छाप लीजिए फटाफट। बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की, इससे पहले पढ़ा था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, वो समझ में आ गया। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की। इसके लिए आपको कुछ चीज पढ़नी पड़ेगी। एक टर्म है जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है, अभी बात करेंगे इसकी। एक है जियो मैग्नेटिक मेरिडियन, जियो मैग्नेटिक मेरिडियन। कभी अगर ये नाम आ जाए तो घबराने में बताता हूं क्या है। जियोग्राफिक मेरिडियन क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए आपको किसी भी अर्थ के सरफेस पे जियोग्राफिक मेरिडियन ढूंढना है, हर एक सरफेस मतलब अर्थ के हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट आएगा। अगर आपको मान लीजिए किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पी के ऊपर आपको क्या ढूंढना है, जियोग्राफिक मेरिडियन ढूंढना है, तो आपको क्या करना है, इस पी को, इस जियोग्राफिक नॉर्थ को और जियोग्राफिक साउथ को, इन तीनों को ज्वाइन करने वाला जो प्लेन होगा, जैसे अर्थ का आपका सरफेस है कोई, जैसे ये अर्थ है ऐसे, अर्थ का ये वाला पॉइंट पी हो गया, इस पॉइंट पी को यहाँ पे जियोग्राफिक नॉर्थ जियोग्राफिक साउथ, इसको ज्वाइन करने वाला एक प्लेन होगा ना, ये वाला प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन। अगर आप जियोमेट्रिक मेरिडियन की बात करेंगे तो क्या, पॉइंट पी, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, जियोमैग्नेटिक साउथ, इन दोनों, इन तीनों को ज्वाइन करने वाला जो प्लेन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर। तो आप क्या बोल रहे हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन किस किस को ज्वाइन करना हो गया, पॉइंट पी, जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ को ज्वाइन करने वाला जो प्लेन आएगा, दैट प्लेन इज नेम्ड एज जियोग्राफिक मेरिडियन। सिमिलरली अगर आप जियोमैग्नेटिक मेरिडियन की बात करें तो पॉइंट पी, अच्छा और क्या, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, जियोमैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन करने वाला जो प्लेन होगा, दैट प्लेन इज नेम्ड एज जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। बच्चों इसकी बात समझ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये वाली बात क्लियर है आपको, ठीक है। अच्छा, अब आपको मान लीजिए किसी पॉइंट पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन निकालना है, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, एट एनी पॉइंट पी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक, सॉरी दैट इज एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड जियोमेट्रिक मेरिडियन इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। जैसे मुझे इस वाले पी पॉइंट पे आपको निकालना है, तो आप क्या कीजिए, पी पॉइंट पे जियोग्राफिक मेरिडियन बनाइए, पी पॉइंट पे जियोमेट्रिक मेरिडियन बनाइए, इसके बीच में जो एंगल आएगा, दैट एंगल इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर। तो आप इसको ऐसे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं दिखाता हूं करके। पी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया ऐसे, क्योंकि कुछ ऐसा कुछ प्लेन बन जाएगा आपके पास, ये प्लेन हो गया आपके पास। सिमिलरली अगर आप यहां पे करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा आपके पास प्लेन। क्लियर, ऐसा कुछ प्लेन बन गया। ये जो एंगल बन रहा है आपके पास, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसको आप थीटा बोल दीजिए। बात समझ में आ गई? किस किसके बीच का एंगल है, जियोग्राफिक मेरिडियन और जियोमेट्रिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है, दैट इज नेम्ड एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। वो भी अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट आएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा सर, ये क्या किस चीज में आपकी हेल्प करता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आपकी हेल्प करेगा, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि जो मैग्नेट बता रहा है, जो मैग्नेट आपको बता रहा है वो क्या बता रहा है, मैग्नेट बता रहा है आपको जियो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड जियोमेट्रिक साउथ, क्योंकि वो मैग्नेट किसकी तरफ टिल्ट होगा, जियोमेट्रिक नॉर्थ और जियोमेट्रिक साउथ की तरफ। पर आपको जो एक्चुअल में जाना होता है वो कहां पे जाना, दैट इज जियोग्राफिक नॉर्थ जियोग्राफिक साउथ। तो वो कैसे चेक करेंगे सर, कितना, जैसे आपको पता है कि आपका जो बार मैग्नेट है वो इस तरफ मूव कर गया, यहां पे नॉर्थ दिखा रहा है वो, पर मुझे पता है एक्चुअल में नॉर्थ यहां पे नहीं है, नॉर्थ थोड़ा सा इस तरफ होगा, एक्चुअल वाला नॉर्थ जो जियोग्राफिक नॉर्थ है। तो ये कितना एंगल हमें वो कंसीडर करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, हमें समझ में आ गया सर? अच्छा, इस तरफ जियोग्राफिक नॉर्थ, इस तरफ नॉर्थ दिखा रहा है, मतलब जियोमेट्रिक नॉर्थ दिखा रहा है, मुझे जाना कहां पे, जियोग्राफिक नॉर्थ पे। तो कितना एंगल का जो चेंज आएगा वो, मतलब कितना एंगल मुझे इधर मूव करना चाहिए, वो किसे समझ में आता है आपको, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन से। क्लियर है बच्चों? ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अभी हम अर्थ मैग्नेटिज्म के लास्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज नेम्ड एज एपरेंट डिप। अब एपरेंट डिप का क्या कंसेप्ट है वो सुनिए। ये जो आपके इसमें डिप आता है ना, जो हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, वो मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर आता है। मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर आप सोच के देखिए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे प्लेन में खड़े और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे जा रही है यहाँ पे। तो मैंने बोला अच्छा यहाँ पे यार डिप एंगल आ गया, ये मैग्नेटिक मेरिडियन था। पर आप सोच के देखिए, अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा कोई प्लेन में चले गए, मतलब इस प्लेन में ना रख के आपने इस नीडल को कुछ ऐसे रखा, आप देखिए अभी पता है मुझे बी नेट कुछ ऐसे है तो ये ऐसे टिल्ट हो गया बिल्कुल इसमें। पर मान लीजिए आपने इसको प्लेन ही कोई और में रखा, आपने इस नए प्लेन में रखा, तो नए प्लेन में तो पहले वाला जितना डिप नहीं होगा ना, क्योंकि आपको पता है बी नेट है वो इस तरफ है। अगर आपने उसको कोई और प्लेन में रखा, जो आपका डिप सर्कल था, जो डिप होने वाला जो कंपास था, उसको ऐसे ना रख के ऐसे रखते इस प्लेन में, तो ऐसे डिप हो जाता। अब तो रखा कैसे, ऐसे ऐसे रखा, कोई इस प्लेन में रखा है, तो इस प्लेन में तो जितना पहले यहाँ पे डिप हो रहा था उतना तो यहाँ पे नहीं डिप हो पाएगा ना, यहाँ की डिप को डिफरेंट आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जो डिप एंगल की जो बात होती है दैट इज इन मैग्नेटिक मेरिडियन ओनली। ये बात ध्यान रखिएगा, डिप एंगल विल बी कंसीडर ओनली इन मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर कोई और प्लेन में अगर आप हैं कि वो मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा कोई और प्लेन है, तो वहां पे जो डिप आएगा वो एक्चुअल डिप नहीं है, दैट विल बी एपरेंट डिप। वापिस समझिए मेरी बात को, बी नेट कुछ इस तरफ है तो आपने इसको ऐसे रखा तो इधर टिल्ट हो जाएगा बी नेट की तरफ। पर मानिए आपने इसको रखा ही कुछ ऐसे, टिल्ट होकर ऐसे रखा। अब उसे पता है बी नेट कुछ ऐसे है, पर वो उधर तो नहीं मुड़ सकता ना, बिकॉज इस एक्सिस पे रोटेट करना है, तो आपको जो डिप आएगा वो डिफरेंट डिप आएगा, वो पहले वाले जितने का डिप आएगा नहीं। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं, ये तो है मैग्नेटिक मेरिडियन और यहाँ पे कोई दूसरा प्लेन है, ऐसे कॉपी की तरह, जैसे ये ऐसे ऐसा बना है ना, बनाया हमने ना 3D के अंदर। तो ये जो एंगल है आपके पास में दोनों प्लेन्स के बीच में, दैट एंगल इज अल्फा। हमने मान लिया ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये कोई जनरल प्लेन है। अब मैंने बोला मैग्नेटिक मेरिडियन में जो ये आ रहा है, दिस इज एक्चुअल डिप, दिस डेल्टा इज एक्चुअल डिप। क्लियर? ये किसी और प्लेन में उसी पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हैं, जैसे यहां पे देखा तो एक्चुअल डिप आ गया, पर अगर आप कोई और प्लेन में जाएंगे तो एक्चुअल डिप ना होगा, कुछ और डिप आएगा, दैट डिप इज कॉल्ड एज एपरेंट डिप। यहां पे ये जो है दिस इज एपरेंट डिप, दिस इज एपरेंट डिप। क्लियर? और थीटा अल्फा क्या आपके पास, दैट इज एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन प्लेन्स। अगर ये वाला प्लेन आपके पास जियोग्राफिक मेरिडियन है, मान लीजिए आपने इसको एक बार जियोमेट्रिक में रखा तो एक्चुअल डिप आएगा, फिर अगर जियोग्राफिक में रखा तो कोई और डिप आएगा। तो अगर आप वहां पे बात करें सर जियोग्राफिक मेरिडियन है तो ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बन जाता, पर कोई और प्लेन है जनरल प्लेन की हमने बात कर ली। अब इसका जो रिलेशन आता है वो रिलेशन क्या आता है बच्चों, रिलेशन आपको याद रखना है, कोट मल्टीपल एपरेंट डिप, कोट एपरेंट डिप, कोट ऑफ एपरेंट डिप इज इक्वल टू कोट ऑफ एक्चुअल डिप मल्टीप्लाई कोस अल्फा। ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपको यूज करना है। सवाल में आपको क्या देगा, कई बार एक्चुअल डिप देगा उस पॉइंट की, जैसे यहां पे जो एक्चुअल डिप थी वो हमें पता है, और हमें बता देगा ये जो प्लेन है वो प्लेन जियोमेट्रिक मेरिडियन से कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, तो बताइए एपरेंट डिप कितनी हुई, तो आप यहां से निकाल पाएंगे। ये वाला एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा, ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, पर आप बोलेंगे तो लोग कर देते हैं। देखिए यहां पे ये बी नेट है तो इसका ये कंपोनेंट मान लिया, इधर कितना आएगा आपके पास, दिस कंपोनेंट विल बी एच डैश, बी एच डैश, मतलब इसका ये वाला कंपोनेंट हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा दैट इज बी एच, और इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा दैट विल बी वी। अरे सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए ये जो बी एच डैश है, बी एच डैश, बी एच डैश एक्चुअली इस बी एच का कंपोनेंट है, BH डैश इस BH का कंपोनेंट, बिकॉज़ ये एक्चुअल BH है। आप कोई और प्लेन में जा रहे हैं, यहां पे एक्चुअल BH है, ऐसे BV डन। आप कोई और प्लेन में चले गए यहां पे, तो BH तो ये यहां पे कौन सा BH आएगा, यहां पे जो अगर आप इस वाले प्लेन में चले गए, पहले आप इस वाले प्लेन में थे तो ये BH था, ये BV था, आप इस वाले प्लेन में चले गए तो जो BH आएगा वो क्या है, इस एक्चुअल वाले BH का कुछ कंपोनेंट आएगा। तो ये BH डैश क्या होगा बच्चों, ये इस BH का कंपोनेंट होगा, दैट विल बी BH कोस अल्फा, BH कोस अल्फा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप फटाफट ट्रायंगल्स को ड्राइव करके देख सकते हैं यहाँ पे। आइए अब आपको चेक करके दिखाते हैं सही है कि नहीं। तो कोट को आप क्या लिख सकते हैं, कोट ऑफ एपरेंट डिप, तो वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी एच डैश डिवाइड बाय बीवी। कोट थीटा डैश का परपेंडिकुलर बाय बेस 10 होता है, तो ये क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर दैट इज बी एच डैश बाय बीवी इज इक्वल टू कोट ऑफ एक्चुअल डिप दैट विल बी बीवी, सॉरी दैट इज बी एच डिवाइड बाय बीवी। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या आएगा आपके पास, कोस अल्फा, ये आप कैंसिल आउट हो जाए, BH डैश देखिए किसके बराबर है, BH कोस अल्फा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यार एक्सप्रेशन का रट्टा मार लीजिएगा, ये आपके पास आ जाएगा। तो अर्थमैग्नेटिज्म वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। क्या क्या चीज, एक तो एंगल ऑफ डिप, अगर आपको एंगल ऑफ डिप पता हो तो क्या निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ डिप एक्चुअल और BH के बीच का एंगल है, जो बी नेट और BH के बीच का एंगल। यहाँ पे अगर बी नेट है, यहाँ पे ऐसे BH है, तो इसके बीच का एंगल दैट इज नेम्ड एज एंगल ऑफ डिप। ठीक है, फिर आपने बात किया था एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, वो क्या है, अच्छा एंगल ऑफ डिप का दूसरा नाम क्या है, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन।
अगर आप बात करें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो वो किसी पॉइंट पे जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोमेट्रिक मेरिडियन के बीच का एंगल है, दैट इज नेम्ड एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, फिर अगर आप बात करें एपरेंट डिप, तो एपरेंट डिप का फॉर्मूला याद रखिए सीधा क्या है, कोट ऑफ एपरेंट डिप, कोट ऑफ डेल्टा डैश इज इक्वल टू कोट डेल्टा मल्टीप्लाई कोस अल्फा। डेल्टा डैश एपरेंट डिप, डेल्टा एक्चुअल डिप, अल्फा क्या है उन दो प्लेन्स के बीच में एंगल जिन दो प्लेन्स की आप बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आई होप आप इन सबको याद रख पाएंगे। अगर आपको इतने फॉर्मूले दोनों याद है, आपको एक्चुअल डिप मतलब जो डिप है वो पता है और ये एपरेंट डिप पता है, तो इसके अलावा कोई और सवाल नहीं आएगा। अर्थमेटिज्म में इतना ही बचता है। ठीक है, थैंक यू। अभी हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्विक रिवीजन हम करना चाहते हैं। तो इस बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है, चांसेस है हिस्टेरिसिस कर्व से पूछ ले, हिस्टेरिसिस कर्व पूछ सकता है उससे। लास्ट बार जनवरी में एक बार जेईई में से पूछा भी था उससे, तो वो हम लास्ट में करेंगे, वो आप एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ कुछ टर्म्स है इसके अंदर कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कुछ कुछ टर्म्स है, ससेप्टिबिलिटी क्या है, परमिएबिलिटी क्या है, वो सब चीज पूछ सकता है। तो आइए मैं उसको फटाफट करवा देता हूँ। और 3 प्रॉपर्टीज है मैटर की, दैट इज पैरा, डाया, फेरो, और उनमें से कुछ छोटी कर पूछे तो भाई पूछ सकता है। भाई ये मैं क्विक रिवीजन करवाता हूँ चीजों को लेके। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आपने यहाँ पे एक मटेरियल को रखा, मान लीजिए अगर आपको नहीं भी आता है ना ये टॉपिक, तो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा देख लीजिएगा ना। यहाँ पे मान लीजिए एक मटेरियल को रखा आपने, कोई भी मटेरियल को रखा, आपको ये समझ में आता है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। बिकॉज अगर आप आयरन को चिपकाते हैं मेट से, वो चिपक जाता है, कुछ कुछ मटेरियल्स हैं जो चिपक जाते हैं, कुछ कुछ नहीं चिपकते या फिर कुछ रिपेल भी करते हैं। तो वो डिपेंड करता है भाई साहब उसके इंटरनल जो मोलिकुलर लेवल पे जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की है। अब मैं ये बताऊं कि मान लीजिए आपने यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया बच्चों बी नॉट। इनिशियली जो इसके मैग्नेटिक डाइपोल थे, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं मटेरियल में, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल भी होते हैं। इनिशियली जो इसके मैग्नेटिक डाइपोल थे वो रैंडमली ओरिएंटेड थे। इनिशियली कैसे थे बच्चों? वो रैंडमली ओरिएंटेड। अगर आप इसको बनाना चाहें तो इनिशियली ऐसे दिखा सकते हैं, सब रैंडमली ओरिएंटेड थे आपके पास। दीज आर द मैग्नेटिक डाइपोल्स। क्या है? दीज आर द मैग्नेटिक डाइपोल्स। इनिशियली ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड थे। फिर क्या किया, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड को लगाया होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के लगने के बाद में इन सब ने अपने आप को अलाइन कर लिया और अलाइन करके स्पेसिफिक डायरेक्शन में चले गए। तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल्स आपके पास में अलाइन कर गए। अब आप देखिए यहां पे जो इसके अंदर बी नेट आ रहा होगा, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा होगा, दैट इज बी नेट। क्या होगा आपके पास? बी नेट होगा बी एम प्लस बी नॉट। इसको कुछ बी नॉट बोल देता हूं। ये बीएम क्या है आपके पास में? दिस इज जो आपके पास में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से आपके जो डाइपोल्स अरेंज हुए हैं उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये जो डाइपोल्स अरेंज हुए इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ये बीएम वो है, दिस इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मटेरियल की वजह से आया। तो अगर आप यहां पे इस मटेरियल के अंदर देखें तो आपको दो दिखाई देंगे, एक बीएम जो इस मटेरियल खुद की वजह से है और एक बी नॉट जो एक्सटर्नल था आपके पास में। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर आप इस बी की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इसका अलाइनमेंट भी बढ़ेगा, एक स्टेडी स्टेट तक बढ़ेगा, जब तक सब अलाइन ना हो जाए उसका नहीं बढ़ेगा। तो उससे क्या हो रहा है, बीएम की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो अंदर बी नेट भी बढ़ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया सर। अगर आप मटेरियल्स को लेंगे तो मटेरियल्स के अंदर क्या है, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उनके डाइपोल्स अरेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आया था, उसको आप बोलते हैं बीएम, और एक टर्म है बी नॉट। सबसे पहली जो टर्म आपको बताया गया दैट इज मैग्नेटाइजेशन, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो अपने काम करते हैं ना, अपनी चीजों को बहुत सिंपल रखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आपको वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? मैग्नेटाइजेशन मतलब कोई चीज मैग्नेटाइज होगी, कोई चीज मैग्नेटाइज होगी, कितनी ज्यादा मैग्नेटाइज होगी ये वो पूछ रहा है। समझ में आ रही है? तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, वो ये बताएगा भाई साहब ये वाला मैटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, इसमें जो एक्सटर्नल जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास। तो ये आपको क्या बताएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की भाई साहब इसके अंदर कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, फिर ये मैटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो पा रहा है। तो इसको आप क्या डिनोट करें, इसको आप आई से डिनोट करें, दैट इज इंटेंसिटी ना। तो किसके बराबर होता है? दैट इज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। कौन से वाला? इंड्यूस्ड वाला। इंड्यूस के जो मैग्नेटिक मूवमेंट आ डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ऐसा टर्म है। मतलब अगर इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट जो इंड्यूस होगा वो ज्यादा होगा, वो कब होगा? जब ये वाली टर्म ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली यार जितना ज्यादा उसको एब्जॉर्ब मतलब उसके फेवर में जा रहा है कि हाँ भाई ठीक है तू आ रहा है, उसकी वजह से मैं अपने आप को अलाइन कर रहा हूं, तो जितना अलाइनमेंट होगा आपके पास में उतनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा आएगा। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट आप बता सकते हैं क्या होगा सर? जो मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट है वो कितनी है? दैट इज एन आई है। वहां पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट था यहाँ पे था वो सेम है, तो वहां पे आई था दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे वॉल्यूम कितना गया? मीटर क्यूब। तो टोटल यूनिट क्या है? दैट इज एम्पियर
बाय मीटर। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले अपने केस करते हैं, उस केस से आपको ये समझ में आएगी। मान लीजिए सोलेनोइड था आपके पास में, ये एक सोलेनोइड था, इसमें कुछ करंट जा रहा था आपके पास आई, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो बी नॉट कितना होगा आपके पास, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए इस तरफ बी नॉट, तो बी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमें याद है, दैट इज म्यू नॉट एन आई, दैट इज म्यू नॉट एन आई। क्लियर? ठीक है। अब आप क्या कीजिए, अब आप इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन की कोई एक सॉफ्ट आयरन की बार इंसर्ट कर दीजिए, एक सॉफ्ट आयरन को आप इंसर्ट कर दीजिए इसके अंदर। क्लियर? दिस सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, नाम सुना होगा आपने सॉफ्ट आयरन की कोर, हमने पहले वहां पे देखे। तो उसमें क्या होता है कि वो भी आप लोग देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी नोट है, यहाँ पे ये वाला बी नोट था, यहाँ पे ये वाला बी नोट है, म्यू नॉट एन वैल्यू है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था। अब आपने इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर एक कोर डाल दी, उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जो कोर है, कोर के जो आपके पास में मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे। बहुत बढ़िया। और अगर ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे, जो बी नेट आपके पास में निकल के आएगा, बी नेट वो कितना बनेगा? बी नेट बनेगा आपके पास में बी नॉट प्लस बी एम, बी नॉट प्लस बी एम। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है सर। ये बी एम क्या है? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन। समझ गया? ठीक है। अभी आप जो बीएम को लिखते हैं, बीएम को दैट इज म्यू नॉट मल्टीप्लाई आई लिखा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। आई क्या आपके पास में? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इसको भी उसी फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं। ये बी नॉट क्या था? इस सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, उसको आपने क्या लिखा? दैट इज बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई एच। क्लियर? ये क्या आपके पास में? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये टर्म आपके पास में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एच रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना था। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब? इसके अंदर इंड्यूस कितना हुआ। तो ये टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दिस आई इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको आप जानते हैं। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम से फील आ रहा है आपको। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल फील्ड को बता रहा था, तो एच को क्या बोलते हैं हम? दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक आप ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, अगर ये पता होगा तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब आप देखिए, अगर ऐसा हमने इसको लिख रखा है तो बी नेट जो आपके पास में बना, बी नेट को आपने क्या लिख दिया? दैट इज बी नॉट की जगह लिख दिया म्यू नॉट एच, दिस इज म्यू नॉट एच, और वो क्या बन गया आपके पास में? म्यू नॉट मल्टीप्लाई आई। यहां पे बी नेट अगर आप बाहर निकालेंगे म्यू नॉट को, तो ये बन गया एच प्लस आई। ठीक है। अब आप बताइए एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एच रिप्रेजेंट कर रहा है सर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि जो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो ज्यादा होगा तो ये ज्यादा, ये ज्यादा। ये एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो उसका रेशियो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पर ये बता कि किसकी वजह से आया? एच वाली टर्म आई इसकी वजह, दैट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आई वाली टर्म किसकी वजह से है? इसकी वजह, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड। अब ये दोनों भी तो आपस में लिंक्ड होगी, क्योंकि सोच के देखिए, अगर आप सॉफ्ट आयरन का मटेरियल डाल रहे हैं तो उसमें कुछ अलग मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, कोई और मटेरियल डाल रहे हैं तो उसमें अलग आएगा, तो वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। तो ये दोनों टर्म्स आपस में लिंक्ड होती है, ये दोनों टर्म्स आपके पास में लिंक्ड होती है। अगर मान लीजिए कोई अच्छा मटेरियल होगा, वो जैसे आप एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, वो अपना बीएम भी अच्छा खासा बना लेगा। कोई अच्छा मटेरियल होगा, उसके लिए कुछ अलग चीज वैल्यू आएगी, वो वाली कुछ इनका जो रिलेशन होगा वो अलग आएगा। तो ये रिलेशन निकालना जरूरी है। तो इस रिलेशन को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। दिस इज काई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ससेप्टिबिलिटी, दैट इज आई बाय एच। ससेप्टिबिलिटी, दिस इज ससेप्टिबिलिटी। इसमें सब नाम अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए। ससेप्टिबिलिटी, ससेप्ट कितना किया, ससेप्टिबिलिटी मतलब ससेप्ट कितना किया। अगर मान लीजिए मेरे पास किसी ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया 30 टेस्ला का, 30 टेस्ला का, और मैंने खुद ने अपना प्रोड्यूस किया 20 टेस्ला का, तो मैंने कुछ ससेप्ट किया ना। मान लीजिए कोई और मटेरियल है, उसके अंदर आपने फील्ड लगाया 30 का, उसने खुद ने अपना बनाया 10, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी कम है, जैसे 20 बनाया उसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है। ससेप्ट मतलब मैंने कितना उसको अपने अंदर संभाल लिया, हाँ भी ठीक है, मैं उसकी वजह से कुछ काम करूंगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊंगा। तो ये टर्म क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी। देखिए क्या है ससेप्टिबिलिटी, कि भाई साहब इंड्यूस कितना हुआ डिवाइड बाय आपने लगाया कितना था। समझ में आ रहा है? तो ये इसको क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी। समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है? इंड्यूस कितना हुआ डिवाइड बाय लगाया कितना। बस मैग्नेटिक फील्ड नहीं, वहां पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पे क्या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डन। अच्छा, अब आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए बी नेट को। बी नेट को अगर आप पुट करें तो ये टर्म क्या बन जाएगी आपके पास? ये वाली टर्म आपके पास बन जाएगी म्यू नॉट मल्टीप्लाई, आई की जगह आपने लिख दिया
H प्लस ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाई H। तो यह टर्म बन गई दैट इज म्यू नॉट H ब्रैकेट में 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो बी नेट आपके पास जो निकल के आ रहा है दैट इज म्यू नॉट H ब्रैकेट में 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। अच्छा, अब मैं चीज आपको दिखा रहा हूं, थोड़ी फील आएगी आपको। अगर आप देखें इस स्पेसिफिक केस के लिए, इस स्पेसिफिक केस के लिए H क्या था फॉर दिस स्पेसिफिक केस, H क्या था आपके पास में Ni फॉर सोलेनोइड, सही है ना ये बात? बिकॉज आप बी नोट था म्यू नोट Ni, आप म्यू नोट H के बराबर किया। ठीक है, अब आप ये वाली टर्म अगर आप देख रहे हैं, ये वाली टर्म आप देख रहे हैं, तो क्या बन गया? ये बन गया म्यू नोट Ni मल्टीप्लाई कुछ टर्म है वो बी नेट दे रहा है। वापिस देखिए H क्या है, म्यू नोट Ni, तो ये तो बन गया जो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड था, और ये क्या हो गया आपके पास में, इसके अंदर जो आप चीज एक्सटर्नल डाल रहे हैं वो चीज। अब आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ई नोट था, अगर आप कुछ मीडियम में रखते थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, तो ये क्या बन जाता ई नोट बाई के। तो नेट में कितना चेंज आया, नेट में इतना चेंज आया, नेट में इतना चेंज आया, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। पर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं बोलते इसको, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी। कुछ नया नहीं था। आप सोच के देखिए, अगर मैं आपको सीधा बोलता कि भाई सब इस मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी कुछ म्यू आर थी, तो आप बताइए इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर पहले था म्यू नोट Ni, पर यहां पे जो म्यू पुट करना चाहिए वो एब्सोल्यूट का पुट करना चाहिए, तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, म्यू आर करना पड़ेगा। यही बोलते हैं आप। मान लीजिए कुछ नहीं पढ़ाता आपको, ये बोलता सर इनिशियली जो मैग्नेटिक फील्ड था वो म्यू नोट Ni था, एक सॉफ्टवेयर कोड डाली, उसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है दैट इज म्यू आर। तो अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, तो आप बोलेंगे जो बी नेट का एक्सप्रेशन आएगा वो म्यू Ni आएगा, म्यू Ni। अब की बार यहाँ पे एब्सोल्यूट पुट करना है, एब्सोल्यूट क्या होगा, दैट इज म्यू नॉट मल्टीप्लाई म्यू आर। तो आपने बोला सर इस वाली टर्म को क्या बोलेंगे, इस वाली ये जो टर्म है दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर आ जाएगा। नहीं तो आप इन दोनों को हटाए क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट म्यू आर Ni की जगह ऐसे बोल दी दैट इज म्यू Ni, इसको आप म्यू ही बोल सकते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। बच्चों बात समझ में आ रही है क्या? तो इस वाली टर्म को आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। इस वाली बात को आप देख लीजिए, अगर एक्सटर्नल होता म्यू नॉट Ni, मैं बोलता कोई मीडियम की परमेबिलिटी कुछ म्यू आर है, तो आप क्या मल्टीप्लाई करते हैं, म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी, यही आता है पी नेट। अच्छा, इसको आप बोल सकते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बोल सकते हैं, ये म्यू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, या तो आप इसको ऐसे लिखिए दैट इज परमेबिलिटी इन एयर मल्टीप्लाई रिलेटिव परमेबिलिटी, या फिर आप बोलिए सर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को एब्सोल्यूट बोल देते हैं, तब भी बात बन जाएगी। तो यहां पे ये जो टर्म आई आपके पास इट इज 1 प्लस काई, 1 प्लस काई, इस वाले टर्म का क्या नाम है आपके पास, दिस इज नेम्ड एज रिलेटिव परमेबिलिटी, दिस इज म्यू आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। कभी नाम आ जाए रिलेटिव परमेबिलिटी तो घबराना नहीं है, दैट इज 1 प्लस काई। ठीक है, ये वाले टर्म को आप रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं। अच्छा, और देखिए अगर आप इसको ऐसे लिख दें दैट इज म्यू नॉट मल्टीप्लाई म्यू आर, एच लिखा आपने, ठीक है। अब आप देखिए बी नेट का एक्सप्रेशन आप लिख रहे हैं म्यू नॉट म्यू आर मल्टीप्लाई एच। अब आप देखिए अगर आप एयर की परमेबिलिटी में म्यू आर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, किसी मीडियम की परमेबिलिटी बन जाएगा, दैट इज म्यू एच। ये क्या बन गया आपके पास, दिस इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। और ये किसके बराबर आ गया आपके पास, तो आप बोले सर जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का फॉर्मूला है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी वो आपके पास जो निकल के आता है दैट इज, यहीं पे कर दूं क्या, म्यू की वैल्यू जो आती है दैट इज म्यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस काई। तो सर हमने क्या क्या सीख लिया, फटाफट एक बार देख लेते हैं। देखिए एक एक्सप्रेशन तो आपने ये सीखा कि आई क्या होता है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वो क्या है आपके पास, दैट इज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस डिवाइड बाय वॉल्यूम। एक टर्म ये वाली आपने नहीं सीखी है, ये आपको पता होना चाहिए, दिस टर्म, ठीक है। फिर इसकी यूनिट समझ में आ गई आपको, ठीक है। फिर आप यहां पे देखिए कि बी नोट को लिखा म्यू नॉट एच, यहां पे एक एच टर्म नया है, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बी को क्या लिखा म्यू नॉट आई, और ये आई इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये वाला स्टेप आपको क्लियर होने चाहिए। फिर हमने जोड़ा है, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने ये नया फॉर्मूला देखा, इसका रट्टा मारना है आपको, क्लियर, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने क्या देखा, हमने इस ससेप्टिबिलिटी को यहां पुट किया, पुट करके देखा तो ये टर्म आपके पास निकल के आ रही है, इसको आपने क्या बोल दिया, दिस इज नेम्ड एज रिलेटिव परमेबिलिटी। 1 प्लस काई इज रिलेटिव परमेबिलिटी, और 1 प्लस काई मल्टीप्लाई म्यू नॉट क्या है आपके पास में, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, क्लियर। दिस इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, दिस इज रिलेटिव परमेबिलिटी, डन। मेरी क्या एडवाइस है, एक बार ना आप ये पूरा एक्सप्रेशन खुद से करके देखिए, हार्डली आपको 10 से 15 मिनट देंगे और आपको पूरा क्लियर क्लियर हो जाएगा, आप फंसेंगे नहीं इन सब टर्म्स के अंदर। एक बार खुद से करके देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आप इतना छाप लीजिए। बच्चों हमने क्या किया, मतलब प्रॉपर्टीज की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से बैटरी को 3 हिस्से में डिवाइड कर, दैट इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। आपका केमिस्ट्री में से देखा हुआ होगा, फिर कुछ रिवाइज कर लेते हैं। डायमैग्नेटिक
में क्या होता है, अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ लगाया बी नॉट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाया आपने बी नॉट लगाया, तो अब इसके जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इससे पहले वाला केस जो आपने देखा वो जनरल केस देखा था, इससे पहले हम जो देखे सोलेनोइड वाला केस, उसमें हमने इसकी डायरेक्शन में माना था, पर डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर आपने लगाया है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब जो डाइपोल्स अलाइन होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अरे क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। तो अगर आप पूछूंगा यहाँ पे बी नेट कितना होगा, तो बी नेट होगा आपके पास में दैट इज बी नॉट माइनस बी एम। क्लियर? ठीक है। अगर आप बात करें सर पैरामैग्नेटिक के अंदर, तो पैरामैग्नेटिक में अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे वो इसी की डायरेक्शन में अलाइन होंगे, पर बहुत ज्यादा रिपेयर मतलब बहुत ज्यादा अलाइन नहीं होंगे, थोड़ा ठीक ठीक होंगे, मतलब बी एम की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो बी नेट की वैल्यू है दैट इज बी नेट बी नॉट प्लस बी एम आएगा, जो आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में आएगा, पर कुछ कम आएगा। बीएम इज स्मॉल, बीएम इज स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक पैरा के जैसा ही होता है, पर यहां पे जो बीएम की वैल्यू होती है बच्चों बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो बहुत सारे डाइपोल्स ऐसे अलाइन हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आती है? हम डाइपोल, तो अगर आप बी नेट देखेंगे तो बी नेट कितना का बी एम प्लस बी नोट प्लस बी एम, और बी एम क्या है आपके पास, बी एम इज वेरी लार्ज। क्लियर? ठीक है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आप बना के दिखा सकते हैं। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी थोड़ी दूर दूर भागेगी, मतलब मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे स्ट्रेट आ रही थी आपके पास में, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चलेगी, बाकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगी, ऐसे दूर भाग जाएगी, यहाँ से ऐसे यहाँ पे ऐसे कुछ दूर भाग जाएगी सारे मटेरियल, बिकॉज अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम करना है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो ऐसा बनेगा कि इस वाले केस की अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो कुछ ऐसी बनेगी भाई साहब, यहाँ पे कुछ ऐसी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी आपके पास, ऐसे कुछ फील्ड लाइंस थी, तो ये और ज्यादा यहाँ पास पास में हो जाएगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा पास पास में हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कुछ निकल रही होगी आपके पास। इस वाले केस में देखें तो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल क्लोज हो जाएगी यहाँ पे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और ज्यादा बढ़ाना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होगी। क्लियर है? तो ये आपको बीनेट दिखाने के लिए, और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है, उसके हिसाब से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए जो आपके पास में ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी मतलब काई है, वो काई इसमें क्या होगा, इसने ससेप्ट तो किया बट अपोजिट डायरेक्शन में किया, तो इसको आप क्या बोलेंगे, दैट ससेप्टिबिलिटी विल बी लेस देन जीरो और ग्रेटर देन -1, क्योंकि नेट क्या मतलब कितना मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम कितना आ सकता है, जितना आपने बाहर से लगाया, मान लीजिए बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड कुछ लगाया 10 टेस्ला, तो यहाँ पे बीएम मैक्सिमम कितना 10, उसका नहीं आ सकता, तो ससेप्ट मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 10 उसका अपोजिट कर ले, बिकॉज आपके पास में ये टर्म क्या बनेगा, ये टर्म कुछ ऐसा बनता है, बी नेट बनता है आपके पास म्यू नॉट मल्टीप्लाई म्यू नॉट एच मल्टीप्लाई 1 प्लस काई, ऐसा ही बनता है। आप याद कीजिए स्टैंडर्ड रिजल्ट, इससे पहले आपने देखा दैट इज म्यू नॉट एच मल्टीप्लाई काई। एक बार आप रोक के खुद से करके देख लो, अगर दिक्कत आ रही है एक्सप्रेशन निकाल लो। ठीक, अगर ये पता, एक बार रुक के निकाल लो, लोगों को दिक्कत आ रही है स्टार्टिंग में। ठीक है, अब पता है बी नेट कम होगा पर जीरो तो नहीं बन जाएगा, जीरो भी बन गया चलो आइडियल केस में, आइडियल डायमैग्नेटिक मटेरियल हुआ तो ये जीरो बन जाएगा, तो इस काई की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम -1, और वैसे क्या होगी, जीरो से कुछ कम होगी, होना नेगेटिव चाहिए, तब इसकी वैल्यू कुछ म्यू नॉट एच से कम बनेगी। डन? यहां पे जो काई होगा आपके पास, काई वो क्या होगा बच्चों, यहां पे जो बीनेट होगा वो ज्यादा होगा, या बीनेट क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, और आपके पास में कुछ एक नंबर मान लो, कुछ जेड, कोई एक जेड नंबर मान लो, उसके बराबर, मतलब यहां पे काई की वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर जो बीनेट होगा वो कुछ बढ़ेगा, अब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बिकॉज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक में जो बीनेट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है, इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो जेड क्या है, जेड इज स्मॉल नंबर, जेड इज स्मॉल नंबर। क्लियर? अच्छा, अगर आप यही काई की बात करें इसके लिए, इस वाले मटेरियल के लिए, तो इसके लिए क्या होगा, काई की वैल्यू भाई साहब बहुत बड़ी होगी, दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1। क्यों? क्योंकि इसका जो बीनेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अरे सही है। अगर कोई मुझसे पूछे भाई साहब म्यू आर के बारे में, म्यू आर के बारे में दैट इज रेटिव परमेबिलिटी, तब भी कोई दिक्कत नहीं, रेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, 1 बाई काई, 1 प्लस काई होता है ना, इसमें आप 1 1 जोड़ दो तो क्या होगा आपका, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। क्या होता है म्यू आर, म्यू आर होता है 1 प्लस काई, काई के बारे में पता है, तो ये टर्म जोड़ दो यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे म्यू देखें तो किससे बड़ा आएगा, ये 1 से लेके जेड प्लस 1। यहाँ पे अगर आप देखें दैट विल म्यू आर विल बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू, यहाँ पे दिस विल वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 2। समझ में आ रही है बात, ऐसे कर पाएंगे आप।
तो इतनी सी ये बातें हैं इसके लिए डाया पैरा फेरो में, आपको समझ में आना चाहिए। वैसे तो ससेप्टिबिलिटी उसकी मतलब डाया के लिए आपके पास ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव आती है, पैरा के लिए पॉजिटिव आती है, पर बहुत बड़ा नंबर नहीं आता। फेरो के लिए पॉजिटिव आती है और बड़ा लार्ज नंबर आता है आपके पास। ये एक्सप्रेशन एक बार आप खुद से ड्राइव करना आना चाहिए, आ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों मटेरियल हो गए। आइए अब इसे कुछ स्पेशल चीजों की बात करते हैं। कई बार बात करता है क्यूरीज लॉ की, किसके लिए वैलिड है? पैरामेडिक सब्सटेंस के लिए। क्यूरी लॉ किसके लिए बच्चों? पैरामेडिक सब्सटेंस के लिए। क्यूरी लॉ की में क्या स्टेटमेंट है कि वो जो ससेप्टिबिलिटी है किसकी? पैरामेडिक सब्सटेंस की। वो क्या आता है आपके पास? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो पैरामेडिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी घटेगी। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ किसकी? पैरामेडिक सब्सटेंस की घटेगी। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, आप सोच के देखिए। मान लीजिए आपने एक्सटर्नल फील्ड को लगाया बी नोट और यहां पे कुछ डाइपोल्स अलाइन हो गए, सही है। अब सोचिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या हो? रैंडमनेस बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? रैंडमनेस। ठीक है, तो अगर आपके रैंडमनेस बढ़ेगा तो इसका जो अलाइन होने का जो पैटर्न था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बिकॉज रैंडमनेस बढ़ेगा तो अब वो ढंग से अलाइन नहीं होंगे। ये समझने के लिए मतलब आप जुगाड़ समझ मतलब बात समझ पाएंगे ऐसा क्यों होता है। वो क्यूरीज लॉ है, मतलब वो है ऐसा होता है, पर वैसे क्यों होता है आपको ऐसे अंडरस्टैंड कर थोड़ा इजी समझ में आ जाए। क्या बोल रहा हूं मैं? टेम्परेचर बढ़े रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो अलाइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो अगर अलाइन कम होगा तो बीएम की वैल्यू भी कम आएगी। जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो क्या है भाई सब? दैट इज टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आपके पास टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी तो उसके मैग्नेटाइज होने की प्रोबेबिलिटी घटेगी, तो ससेप्टिबिलिटी भी घटेगी। तो इसलिए हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अगर आप इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहां बनता है सी म्यू नॉट बाय टी। ये है क्यूरीज लॉ का एक्सप्रेशन। क्लियर? सी क्या है आपके पास? सी है क्यूरीज कांस्टेंट, क्यूरीज कांस्टेंट, और टी क्या है आपके पास? टेम्परेचर। और ये म्यू नॉट तो पता है वो परमिएबिलिटी है, दैट इज परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इन एयर। क्लियर है? क्यूरीज लॉ याद रहेगा आपको क्या एक्सप्रेशन है? क्यूरीज लॉ ये बताता है दैट ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज परमिएबिलिटी इज इक्वल टू सी म्यू नॉट डिवाइड बाय टी। क्लियर? ठीक है, एक और बात कर लेते हैं, लास्ट बात। देखिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, as we will increase the temperature, after a certain temperature ferromagnetic substance convert into paramagnetic। क्या? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो रैंडमनेस बढ़ती रहेगी। और आप एक टेम्परेचर आता है स्पेसिफिक टेम्परेचर, उस टेम्परेचर नाम होता है क्यूरी टेम्परेचर। उस टेम्परेचर के ऊपर, ये क्यूरीज लॉ अलग था, वो क्यूरी टेम्परेचर अलग है। क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर फेरोमैग्नेटिक किस में कन्वर्ट होता है? पैरामैग्नेटिक के अंदर। क्लियर? एट क्यूरी टेम्परेचर ferromagnetic converts into paramagnetic। क्लियर है? एक्चुअली इसके पीछे रीजन है वो ये है कि जो फेरोमैग्नेटिक में जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज डोमेन टाइप स्ट्रक्चर। और जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो डोमेन्स ब्रेक हो जाते हैं, जिस टाइम पे डोमेन्स ब्रेक हो जाते हैं, डोमेन्स ब्रेक होने के बाद पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है। डोमेन्स क्या होते हैं वो ठीक है थ्योरी की बात। एक्चुअली क्या होता है कि एक सेट रहता है आपके पास पूरा, वो सेट एक साथ अलाइन होता है। जब एक साथ अलाइन होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से फेरोमैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। फेरोमैग्नेटिक में आपका डोमेन टाइप स्ट्रक्चर होती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे डोमेन्स ब्रेक होते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सारे डोमेन्स क्या हो जाते हैं आपके पास? ब्रेक हो जाते हैं। क्लियर? तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। और वो टेम्परेचर अच्छा खासा है, मतलब अगर आप बात करेंगे आयरन के लिए तो वो अप्रोक्स 1000 केल्विन के आसपास है। क्लियर? अब आप देखिए उसके लिए भी वहां पे फिर क्यूरीज लॉ वैलिड हो जाएगा। टीसी क्या है आपके पास में? टेम्परेचर एट विच फेरो कन्वर्ट इनटू पैरा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरा में कन्वर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। डन? ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें ससेप्टिबिलिटी आता है आपको सी मल्टीप्लाई टी माइनस टीसी। एक्चुअली में ये क्यों हुआ? बिकॉज आपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर कर दिया टी, पर वो पैरामैग्नेटिक कब बना? टीसी के बाद बना। तो आपके जो टेम्परेचर काम का है वो कौन से वाला? पैरामैग्नेटिक के अंदर टेम्परेचर कितना है? वो टेम्परेचर कितना हो? टी माइनस टीसी। तो आपके पास में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए क्यूरीज लॉ वैलिड हो जाएगा, पर कब? आफ्टर क्यूरीज टेम्परेचर। इसका मतलब क्या? वो क्या बन जाएगा? पैरा बन जाएगा। तो ये बात सही है, जो क्यूरीज लॉ है वो पैरामैग्नेटिक के लिए है, पर फेरो भी एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद पैरा बन गया, इस वजह से उसके लिए लॉ वैलिड हो गया। क्लियर? यहाँ पे जो टीसी है वो क्या है बच्चों? क्यूरीज टेम्परेचर। तो आपको सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें एक लाइन देखिए, मैंने लिखा है वेल बिफोर सैचुरेशन पॉइंट फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस।
इसका क्या मतलब है, देखिए अगर मान लीजिए आपको पता है सर इसके पास में कुछ 20 डाइपोल्स है, कितने आपके पास 20 डाइपोल्स है, आपने मैग्नेटिक फील्ड को लगाया, कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पहले की आपने 10, तो मान लो कुछ 5 डाइपोल्स अलाइन हुए, फिर किया 10, पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की 10 तो 5 डाइपोल्स अलाइन हुए, फिर आपने किया 20 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो कुछ 10 हो गए, फिर आपने 40 टेस्ला किया तो मान लीजिए कुछ 18 डाइपोल्स अलाइन हो गए, फिर आपने 100 टेस्ला किया तो 100 डाइपोल 100 टेस्ला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से 20 के 20 डाइपोल अलाइन हो गए। क्लियर, एक ऐसा आएगा जिसको आप बोलते हैं बी सैचुरेशन। बी सैचुरेशन क्या हो गया, मतलब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसपे सबके सब डाइपोल अलाइन हो जाए, सारे डाइपोल्स अलाइन हो गए। अब आपको बोलो भाई साहब टेंपरेचर घटाओ, तो टेंपरेचर घटाया पर ससेप्टिबिलिटी नहीं बढ़ी, तो ससेप्टिबिलिटी कब बढ़ेगी, जब और डाइपोल्स अलाइन होंगे, पर और तो हो ही नहीं सकते, 20 के 20 तो सारे हो ही गए। अब सोच के देखिए, आपने 100 टेस्ला लगाया, 20 के 20 डाइपोल्स अलाइन हो गए, अभी टेंपरेचर था आपके पास से 40 केल्विन, मेन टेंपरेचर घटा के मान लीजिए अभी टेंपरेचर था आपके पास में कुछ 300 केल्विन, मेन टेंपरेचर घटा के 290 केल्विन करा, पर मेरे हिसाब से ससेप्टिबिलिटी बढ़नी चाहिए थी, पर ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी कब, जब डाइपोल्स का अलाइनमेंट ज्यादा होगा, दैट इज आई बाय बी, दैट इज आई बाय एच था ना आपके पास में, तो आई कब बढ़े, जब डाइपोल्स का अलाइनमेंट बढ़ेगा, पर वो बढ़ ही नहीं सकता बिकॉज सब डाइपोल्स अलाइन हो गए। इसलिए हम बात करते हैं कब, जब आप सैचुरेशन पॉइंट्स के पहले हैं। अगर मान लीजिए बी सैचुरेशन नहीं होता, उससे कुछ कम होता, तब मान लीजिए इस वाले केस में कुछ 15 डाइपोल्स अलाइन हुए होते, अगर टेंपरेचर घटाएंगे तो 16 हो जाएंगे। डन, इतनी बात है इसमें। ठीक है बच्चों, ये वाली कहानी यहाँ पे खत्म होती है। अभी हम एक लास्ट चीज की बात कर लेते हैं, दैट इज हिस्टेरेसिस कर्व। वो एक बार आ चुका था, तो आप वो क्विक देख लीजिएगा एक बार। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए एक बार ना, आप इसे रिवाइज कर लीजिए पूरी कहानी को। जब आप जेईई मेंस में जा रहे हो, तो अगर आपको दिक्कत हो तो एक बार आप रिवाइज लीजिए, आप शॉर्ट नोट्स बना के देख लीजिए, फटाफट हो जाएगा। एक बार आप खुद से करेंगे तो चीजें बहुत स्मूथली हो जाएगी। ठीक है, जब जो जनवरी के अंदर आपके पास 2020 के अंदर जो जेईई मेंस हुआ था, उसमें से एक बार एक सवाल हिस्टेरेसिस कर्व का आया था। सिंपल सी चीज आपको समझिएगा। देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके पास इसको ऐसे यहां से हम इसको देखिए हो क्या रहा है, ये आपको यूं बताता है कि मान लीजिए आपने किसी एक मटेरियल को किसके अंदर रखा है बच्चों, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, तो ये उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होगा उसको शो कर रहा है, और ये आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड याद है ना आपको, बी नॉट को आप क्या लिखते थे, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई एच, तो वो वाला एच है। मतलब ये एच किसके प्रोपोर्शनल है कि भाई साहब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और ये एम इसके प्रोपोर्शनल है कि आपने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसके कोरेस्पोंडिंग मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो कैसा है। क्लियर, अब आप समझ के देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक मटेरियल है आपके पास में ऐसे, अगर आप इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया आपने कुछ, जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें जो डाइपोल्स का अरेंजमेंट होता होगा वो क्या होता रहेगा बच्चों, बढ़ता रहेगा। पर एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, बिकॉज अगर सारे डाइपोल अरेंज हो जाएंगे तो उसके बाद में कोई चेंज नहीं आएगा। अब सुनिए, ये कर्व यहाँ से शुरू होता है। इनिशियल जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना था, वो था 0। जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसके जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो भी बढ़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ऐसे करके कुछ ऐसा आपके पास में एक ऐसा सा कुछ कर्व आता है, ऐसा। क्लियर, ऐसा कुछ कर्व आता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं, तो मटेरियल के अंदर में जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आपने और बढ़ाया और बढ़ गया, पर एक मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा बढ़ सकता नहीं है। तो यहां पे आपके पास में सैचुरेशन हो गया। दिस इज सैचुरेशन कंडीशन, दिस इज सैचुरेशन। ठीक है जी, अभी ज्यादा और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा आपके पास, तो हम यहां तक मैक्सिमम पॉइंट तक चलेंगे। अब सुनिए, अब मान लीजिए अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम करने जाएंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आपने बोला अभी लगाया घट गया, अब आपने बी को घटाया, तो बी को घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो इसका ये जो इसका एक डायरेक्शन के अंदर अलाइनमेंट हुआ था मैग्नेटिक डाइपोल्स का, वो भी कम होना शुरू हो जाए। जैसे जैसे आप इस बी नोट की वैल्यू घटाना शुरू करेंगे वैसे वैसे जो इसका मैग्नेटाइजेशन है वो भी कम होता रहेगा। तो आपने क्या किया, जैसे बी को घटाया, ये कर देखिए पहले यहां से यहां पे गया, पहले यहां से यहां पे गया, फिर जैसे जैसे आपने घटाया घटाया घटाया, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 बना दिया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 बनाए, पर सबके सब डाइपोल अब की बार ऐसा नहीं हुआ, पूरे के पूरे ही 0 हो गए। आप याद कीजिए, जब हम आयरन को मैग्नेट के पास थोड़ी देर रख के फिर वापस आयरन को लेके आए तो आयरन भी मैग्नेट बन जाता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को तो हटा लिया, पर इसे कुछ कुछ डाइपोल्स अभी भी अलाइन रह गए। तो समझ में आ रहा है, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अब कम कर दिया, बिल्कुल 0 कर दिया, अब भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर रह गया, या फिर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन इस मटेरियल के अंदर रह गया। तो वो क्या, इस वाली टर्म को कितना मैग्नेटिक फील्ड रह गया, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। दिस टर्म इज नेम्ड एज रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मतलब उसने कितना रिटेन कर लिया। आप समझिए मेरी बात को, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड 0 था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी 0 था, और इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो भी 0 था। आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, जिसके अंदर मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, ये उसी चीज को डिनोट कर रहा है।
फिर क्या होगा, आपने बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, तो जैसे जैसे आप एक्सटर्नल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इस मटेरियल के अंदर जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक्सटर्नल को कम करने की कोशिश की, एक्सटर्नल को कम किया, जो इस मटेरियल के अंदर था वो भी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। जब आपने एक्सटर्नल को फुली जीरो कर दिया, तब ये जो मटेरियल के अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड था कंप्लीटली जीरो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई साहब, कुछ पार्ट रह गया। वो पार्ट रह भी सकता है, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ डाइपोल्स तो उस डायरेक्शन में अलाइन होकर पड़े रहे अपने आप, वो वापस मतलब डी अलाइनमेंट उनका नहीं हुआ। समझ में आ गया। तो जितना बच जाता है, आपने जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया, फिर भी कुछ मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर बच गया, ये जो वैल्यू आती है दिस इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी, दिस वैल्यू इज नेम्ड एज रिटेंटिविटी। समझ में आ रहा, रिटेंटिविटी, ये इस टर्म क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, कितना रिटेन रहेगा। क्लियर, इसको सैचुरेशन करता है, एमएस लिख देता हूं, एमएस दैट इज मैग्नेटाइजेशन, दैट इज सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया भाई साहब, हमने मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, फिर भी यहां पे कुछ 5-6 डाइपोल्स थे वो ऐसे अलाइन रहेंगे। अब आप चाहते हैं भाई साहब नहीं, इनको अलाइन नहीं करना, तो क्या करना पड़ेगा, अब भाई साहब उल्टी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा ताकि इनको मारा जा सके। तो आपने क्या किया, उल्टी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को लगाया। अब उल्टी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को लगाया तो जो डाइपोल्स अलाइन थे अब उनको उनके पीछे पड़ गया, भाई साहब नहीं मरो मरो मरो, तो वो भी बेचारे प्राण त्याग देंगे, प्राण थोड़ी देर में कोई भी जो इसके अंदर का मैग्नेटिक डाइपोल होगा वो अलाइन नहीं रहेगा। जैसे से आपने फिर आपने क्या किया, देखो इसके बाद में आपने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं। तो कैसा गए आप, पहले ऐसे गए, फिर आपने पहले आपने एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ा, फिर आपने क्या किया, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को घटाना शुरू कर दिया तो मैग्नेटाइजेशन वैल्यू घटी घटी घटी, पर जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करे तब कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच गया, उसे बोलते हैं रिटेंटिविटी। अब फिर आपने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को लगाया ताकि उनको मारा जा सके, तो वो उसमें क्या, जो मैग्नेटाइजेशन वैल्यू घटी 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 यहाँ पे जीरो होगी। ठीक है, फिर एक सिचुएशन आएगी जब पूरा जीरो हो गया। क्लियर, अब आप सोचिए, अब आप उल्टा डायरेक्शन में और बढ़ाएंगे तो अब की बात जो डाइपोल्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रही है, तो आपने अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाया तो इसने भी अपना रास्ता उल्टा पकड़ लिया, अब ये भी अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, अलाइन हो रहा है, यहां पे जाके मैक्सिमम अलाइन हो गया। फिर आपने बोला अरे इसके अंदर भी अलाइन हो गए, चलो अब इसको घटाया जाए। जब आपने इस वाले फील्ड को घटाया घटाया, अपोजिट डायरेक्शन वाले को यहां पे जीरो बनाया, पर ये बच गया, ये पूरा मतलब डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, इसमें कुछ मटेरियल बच गया। जैसे रिटेंटिविटी यहाँ पे थी वो यहाँ पे भी आ गई आपके पास। फिर इसका जस्ट आपने उल्टा किया, अब क्या इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया ताकि इसको मारा जा सके, तो फिर ये कर्व घूम के यहाँ पे गया, फिर आपने उल्टा किया जैसे, तो ऐसे एक चिड़िया टाइप स्ट्रक्चर आपके पास बन गई। बात समझ में आ रही है, वापिस एक बार देख लीजिए, आप जब एक्सटर्नल इनिशियली कुछ नहीं था, ये मटेरियल था आपके पास, आप ऐसे समझ, जैसे मैं एक मटेरियल हूं, आप मेरे अंदर ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भरा रहे, तो इनिशियली केस में देखिए, जब आप जैसे ये मेरी फिंगर्स है, ये अलाइनमेंट को शो कर रही है। ठीक है, आपने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ाया तो मेरी एक फिंगर मैग्नेटाइज हुई तो थोड़ा ऊपर बढ़ा, फिर आपने और बढ़ाया तो 2 फिंगर हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, लास्ट में मैं यहां पे पहुंच गया। अब आपने बोला भाई साहब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को घटाओ, जैसे आप घटाना शुरू करेंगे तो फिर वापस 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, पर जब आपने जीरो बनाया तो जीरो नहीं हुई, मेरी फिंगर्स कितनी बच गई, 2 बच गई। तो अब आपने क्या बोला, भाई साहब इन 2 फिंगर को मारो, तो कैसे मारे, तो उल्टी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। आप उल्टी डायरेक्शन में लगाना शुरू किया, 2 से 1 बना, फिर एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आया जहां पे पूरा मर गया। तो भाई साहब आपने जितना मैग्नेटिक फील्ड लगा के इसको मारा, जितना मैग्नेटिक फील्ड लगा के उसको मारा, इसको क्या बोलते हैं, कोहेसिविटी। दिस टर्म इज नेम्ड एज कोहेसिविटी। मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं ताकि जब उसको डीमैग्नेटाइज किया जा सके। समझ में आ रहा है, तो इसमें क्या लिखा है, इट इज अ वैल्यू ऑफ एच अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू डिस्ट्रॉय रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब जो मैग्नेटिज्म से बच गया उसको मारने के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाएं ताकि वो खत्म हो जाए। ठीक है जी, यहाँ पे बात समझ में आ गई। आप उल्टा गए कहां तक पहुंचे थे, हम यहां तक पहुंचे थे, लास्ट में कितने बचे, 2 बच गए, आपने उल्टा लगाया, फिर फाइनली 0 हो गया। ठीक है, अभी आप सोचिए आप उल्टे में और बढ़ाया, तो भाई साहब मेरे अलाइनमेंट है इस तरफ होना शुरू हो गया, फिर 1 2 3 4 5 यहां पे पहुंचते पहुंचते पूरा फुल अलाइन हो गया। फिर आपने उल्टी डायरेक्शन में इसे कम करने की कोशिश किया तो ये इधर कम हो गया, यहां तक पहुंचा तो वापस 2 2 बच गए। फिर आपने बोला इसको मारो, तो अब इसको मारने के लिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाया तो जितना मैग्नेटिक फील्ड आपने यहां पे लगाया होगा फिर उसे कोरस्पॉन्ड यहां पे आएगा। तो ये जो कर्व बनता है इस कर्व को बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर आप बात करेंगे परमानेंट मैग्नेट की, किसकी बात करेंगे बच्चों, परमानेंट मैग्नेट, उसमें क्या ज्यादा होना चाहिए क्या कम होना चाहिए, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मतलब एक ऐसी मैग्नेट जो अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड अपने पास रखती हो, तो उसमें क्या ज्यादा होना चाहिए, उसकी रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, कोरेसिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। बिकॉज अगर उसकी मतलब कोरेसिविटी कम हुई तो मान लो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसको मार देगा, फिर वो कहेगा मैग्नेट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप परमानेंट मैग्नेट चाहिए तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाई
रिटेंटिविटी एंड हाई कोरेसिविटी। मतलब समझ गई ये बात? ठीक है। अगर आप बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट की, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या फंडा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का फंडा ये होता है कि भाई जब आपने करंट सप्लाई किया मैग्नेट बन गया, जब आपने करंट बंद किया तो मैग्नेट नहीं बना। मैं समझ में आ रहा है? करंट देते ही फटाफट मैग्नेट बन गया, और करंट जब आप जैसे ही हटाए वैसे ही खत्म हो गया उसका मैग्नेट। तो क्या होना चाहिए? अगर आप जैसे ही करंट को हटाए वैसे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाए, इसका मतलब क्या है? रिटेंटिविटी बहुत कम होना चाहिए। रिटेंटिविटी कम होगा तभी ना आपका करंट हटाते वो मैग्नेट नहीं रहेगा। तो अगर आप बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब यूज ही यही होता है कि आपके पास जब आप चाहे उससे मैग्नेट बना रहे, जब आप उसको चाहें कि मैग्नेट नहीं है तो मैग्नेट ना बने। तो उसमें क्या होना चाहिए? उसकी रिटेंटिविटी कम होनी चाहिए। वो सोच के देखिए, आपने करंट दिया, वो मैग्नेट बन गया, बेचारा वो डीमैग्नेटाइज ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो काहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ आपके पास में? उसका तो आप जब चाह रहे थे तो डीमैग्नेटाइज करना, वो नहीं हुआ ना। तो अगर आप बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरेसिविटी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस, एक होता है बच्चों हिस्टेरेसिस लॉस। अगर कभी हिस्टेरेसिस लॉस की बात करें, हिस्टेरेसिस लॉस वो क्या होता है? देखिए, आपको अगर मान लीजिए आप अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, जैसे आपने देखा भी कुछ रिटेंटिविटी रहेगी आपके पास में, कुछ रिटेंटिविटी रहेगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, तो आप उसको मारने हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर कुछ एनर्जी का लॉस होगा ना, इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होगा, तो वो क्या कहलाता है आपके पास में? हिस्टेरेसिस लॉस कहलाता है। क्लियर? तो इस प्रोसीजर में जो एनर्जी का लॉस होता है वो क्या कहलाता है? हिस्टेरेसिस लॉस। और वो किसके बराबर आता है? इस एरिया अंडर द कर्व के बराबर आता है। जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो किसके बराबर आता है बच्चों आपके पास? दैट इज एरिया अंडर कर्व। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो बच्चों इतनी बात थी इस चैप्टर के अंदर।